क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? आगे सब लोग कैसा है? चलिए, मुद्दा ये है कि आज का टॉपिक जो है आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का, इसलिए 1857 का रिवॉल्ट सामने होता है। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, जैसे इंस्ट्रक्शंस है उस हिसाब से फॉलो करना पड़ा। मैंने आपको लास्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा दिया था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग का एक टॉपिक अप्रोच खत्म हो गया था। इम्पोर्टेंट साइट्स उसके अंदर बची थी। अब अगला निर्देश जब भी होगा उस टॉपिक को पढ़ाने का, तो उस हिसाब से उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने रिवाइज तो कर ही लिया होगा, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए 1857 का रिवॉल्ट आज का टॉपिक है आप लोग। हाँ, शायद थोड़ा सा नए बच्चों के लिए नया टॉपिक होगा, है ना, क्योंकि पुरानी कुछ चीज़ों को इसमें पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में ये चीज़ शुरू होती है। अचानक से 1857 के रिवॉल्ट पे नहीं आते। लेकिन डोंट वरी, आप लोग जो भी क्लास में बैठे हो, मैं सारी चीज़ें आप लोग पहुँचा दूँगा, परेशान ना हो जाएगा, सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। बट हाँ, इसका तरीका ये होता है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू करा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, यूरोपियों के आगमन से। बट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जैसा इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से मुझे आज ये शुरू कर दिया, ठीक है। तो 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे, है ना, और अब यही पढ़ना है ऐसा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर कोई इशू हुआ आप लोग का तो सर से एक बार बात कर लेना। फिलहाल इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको बाद में कंटिन्यू करा जाएगा, ऐसा नहीं उसे छोड़ दिया जाएगा, उसको बाद में कंटिन्यू करा जाएगा। अभी फिलहाल एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है। तो 1857 का रिवॉल्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चलो 1857 का रिवॉल्ट आज पढ़ने वाले हैं। 1857 या 1857 का विद्रोह, या फिर कुछ लोग इसको क्रांति का भी नाम देते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में ये समझ लेते हैं कि विद्रोह, क्रांति और युद्ध, लड़ाई ये है क्या एक्चुअल में। 1857 का विद्रोह जब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी तो एक दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा होगा कि भारतीय कुछ लोग लड़ रहे होंगे अंग्रेजों के साथ। इतना तो सबको समझ आ रहा होगा, कॉमन, अगर किसी ने सुना हो ना सुना हो, इतनी तो कॉमन बात सबको समझ आ रही होगी। ये लड़ाई किस किस के बीच की है? कुछ भारतीयों और कुछ अंग्रेजों के बीच की इस लड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो 1857 का जो विद्रोह है, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए, थोड़ा सा और एलेबोरेट करने के लिए कुछ बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ, जिससे आपको 1857 का विद्रोह समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको मेरा डेमो क्लास याद होगा? जो लोग भी थे यहाँ पे, जो लोग नहीं थे उनके लिए बता देता हूँ मैंने डेमो क्लास में आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का एक टॉपिक पढ़ाया था, है ना, यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन जब मैंने बात करी थी तो यूरोपियों के आगमन का मतलब क्या होता था, ये लोग आप लोग बात अच्छे से जानते हैं। जब भी मैं यूरोपियन वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, तो यूरोपियन या यूरोपियंस वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ अंग्रेज या ब्रिटिशर्स होते? नहीं होते, इतनी बात तो सबको पता है। यहाँ पे हम लोग किस किस की बात करते हैं? या तो फिर वो पुर्तगाली लोग होते, ठीक है, या तो वो लोग डच लोग होते, या कौन होते? डेन्स होते, या फ्रांसीसी लोग होते, या फिर क्या होते? अंग्रेज, इंग्लिश लोग होते। ऐसे 5 लोग टोटल हैं। ब्रिटिशर्स के अलावा भी हम लोग बात करते हैं यूरोपियंस की कैटेगरी में आते हैं, मतलब यूरोपीय कंट्री से आके जिन्होंने भी भारत के अंदर व्यवसाय करने की कोशिश करी और धीरे धीरे उन्होंने भारत को रूल करने की कोशिश करी। ऐसी कैटेगरी में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। इन 5 लोगों में हम लोग का जो मुद्दा है आज का वो है अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिशर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे लड़ाई जो है वो अंग्रेजों की, और अंग्रेजों की लड़ाई किसके साथ में? कुछ भारतीय लोगों के साथ में, ठीक है। तो अंग्रेज और भारतीयों की लड़ाई को हम लोग को यहाँ पे देखना है। ये बात यहाँ से क्लियर है 1857 के विद्रोह में। पुराने लोग क्या क्या कर रहे हैं आके, कब कब आए, कैसे कैसे आए, इसके बारे में एक अलग टॉपिक होगा, तब डिस्कस हम लोग कर लेंगे,
ठीक है। तो 1857 का विद्रोह सिर्फ भारतीय और इसके बीच में अंग्रेजों के बीच में, इन दो पक्षों के बीच में ये लड़ाई है। तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से सीधे यहाँ पे क्यों? हाँ मैंने अभी बताया क्लास में जब आया था मैं कि एक्चुअल में ये टॉपिक दिया गया है, आज इसी को पढ़ाना था, तो इस वजह से मैं ये पढ़ा रहा है ना। 1857 का विद्रोह पढ़ा था। हाँ, वो पता नहीं फ्लिप हुआ है थोड़ा सा, आई थिंक कुछ होगा। आप सर मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात एकदम समझ रहा हूँ, लेकिन डोंट वरी, अगर मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो आपको परेशानी नहीं होने दूंगा, ठीक है। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन से एकदम बाउंस हो गए 1857 में, तो वो मुसीबत आपकी समझ रहा हूँ, ठीक है। वो पढ़ने में भी दिक्कत होती है, पढ़ाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि एक फ्लो होता है और वो फ्लो टूटता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, इस फ्लो को बरकरार रखेंगे, ये जहाँ तक जाएगा इसको देखते हैं। बाकी अगर कुछ इशू होगा तो सर से एक बार डिस्कस जरूर कर लेना, ठीक है। फिलहाल आज का टॉपिक यही है, तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पुरानी सारी बातें भूल दो, ठीक है। जो भी अब नया देखो क्या चल रहा है इस समय में, नई बातें ध्यान रखो। तो 1857 का विद्रोह सिर्फ दो पक्षों के बीच की लड़ाई की बात हो रही है। अभी 1857 के विद्रोह की जब भी हम लोग बात करते हैं, कुछ लोग इसको विद्रोह का नाम देते हैं, कुछ लोग इसको युद्ध का नाम देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये क्रांति है एक बड़ी। तो हमको ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि 1857 में एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है। 1857 के अंदर बेसिकली अगर एक बात बताई जाए आपको, तो 1857 के अंदर कुछ भारतीय पक्ष इतना नाराज था अंग्रेजों से कि उन्होंने क्या करा, अपने अपने स्तर से अंग्रेजों के खिलाफ एक छोटी सी मुहिम छेड़ दी थी। और वो छोटी सी मुहिम क्या थी, एक छोटी लड़ाई के फॉर्म में। तो अगर हम इसको विद्रोह का नाम दें तो विद्रोह कहना उचित हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको संपूर्ण क्रांति का नाम देंगे तो क्रांति कहना उचित नहीं होगा। क्रांति कहना इसलिए उचित नहीं होगा, क्रांति सोच समझ के किसी एक पर्टिकुलर समय या फिर स्थान पर की गई स्थिति को बोला जाता है। और 1857 का विद्रोह अचानक फूटा था, ठीक है, तो इसको क्रांति कहना सही नहीं है। युद्ध की अगर बात करें तो युद्ध ये इसलिए नहीं है क्योंकि युद्ध जो होता है पर्टिकुलर किसी एक, हम लोग कह सकते हैं एक नेशन के लिए होता है, या फिर किसी एक प्रांत के लिए होता है, और किसी एक पावर के अगेंस्ट में होता है। यहाँ तो बहुत सारी पावर्स मिलकर छोटी छोटी अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रही हैं, जिसके अंदर भारत के कई सारे स्थान इसके अंदर लड़ रहे हैं। जैसे अवध अलग लड़ रहा है, कानपुर अलग लड़ रहा है ना। यहाँ देखिए हम लोग तो दिल्ली में अलग लड़ाई चल रही है, झांसी में अलग लड़ाई चल रही है, बिहार में अलग लड़ाई चल रही है। तो सब अपने अपने स्तर से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इसको विद्रोही कहना उचित होगा। इसलिए हम 1857 को क्या कहते हैं, एक विद्रोह कहते हैं। अब 1857 के जब भी विद्रोह की बात की जाती है तो विद्रोह को समझने के लिए कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है, जैसा कि ये विद्रोह हुआ ही क्यों, ठीक है, जैसा कि ये विद्रोह हुआ ही क्यों। अगर 1857 के विद्रोह के कारणों की समीक्षा करने की कोशिश करें तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि कारण इसके दो तरीके के थे। एक कारण था वास्तविक कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल कॉजेस, ठीक है। रियल कॉजेस क्या होते हैं, रियल कॉजेस वो कॉजेस हो सकते हैं जो बहुत समय से मानव या फिर संपूर्ण भारतीय लोगों के मन के अंदर पनप रहे थे, वो रियल कॉजेस होंगे। मन ही मन में बहुत ज्यादा नाराज थे भारतीय लोग और एक समय का वेट कर रहे थे कि एक ऐसा समय आएगा जिस समय में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। ये हो गए उसके रियल या वास्तविक कारण, ठीक है। कुछ थे इसके अंदर इमीडिएट कॉजेस। इमीडिएट कॉजेस को क्या बोला जाता है, जो तुरंत हो जाए, ठीक है, एकदम तुरंत हो जाए। मतलब तुरंत होने का मतलब एक वर्ड अगर बोला जाए तो तत्कालिक कारण बोला जाएगा। तत्कालिक मतलब एकदम से कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हो ही गया। अब 1857 के विद्रोह में जो दो कारण हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। इसमें से जो पहला कारण है इमीडिएट कॉज जो है उसका, उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ पहले आपको, बाद में हम लोग रियल कॉजेस के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो पहले जो इसके इमीडिएट कॉजेस हैं उन इमीडिएट कॉजेस को देख लेते हैं। ये वर्ड और ये नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे की जब भी बात होती है तो भारतीय क्रांति के अंदर सबसे पहला क्रांतिकारी अगर माना जाता है तो मंगल पांडे को माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके पीछे ये लड़ाई है 1857, ठीक। 1857 में मंगल पांडे का नाम आता है। क्यों आता है, जब मैं बात करूं 1857 के पीछे दो कारण हैं, उन कारणों में एक वास्तविक कारण है, एक तत्कालिक कारण है। और जब भी तत्कालिक कारण की बात होती है तब ये नाम आपके सामने आ जाता है मंगल पांडे। हुआ क्या एक्चुअल में कि अंग्रेजों ने 1856 के अंदर भारत के अंदर एक नई राइफल लॉन्च की थी, ठीक है।
भारत के अंदर अंग्रेज क्या करते थे, अपनी एक आर्मी बनाए हुए थे और वो आर्मी क्या करती थी, सीमाओं के ऊपर लग के या फिर बाउंड्रीज पे, स्टेट की बाउंड्रीज पे लग के भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती थी, या भारतीय राज्यों को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए एक आर्मी रखा करते थे। अब इस आर्मी के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ भारतीय भी थे और कुछ यूरोपीय लोग भी हुआ करते थे, अंग्रेज भी हुआ करते थे इसके अंदर, लेकिन संख्या ज्यादा किसकी थी, भारतीयों की थी। अभी संख्या सेना में किसकी ज्यादा थी, भारतीयों की ज्यादा संख्या थी। तो भारतीयों की ज्यादा संख्या होने की वजह से क्या हुआ, इन्होंने एक समय में एक राइफल लॉन्च किया। राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था, एनफील्ड राइफल। अभी एक एक करके सब देखेंगे, सारे फैक्ट आपके पास पहुंच जाएंगे। एक राइफल इन्होंने लॉन्च की 1856 के अंदर, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के अंदर एक विशेषता क्या थी या कुछ अलग ये था कि एनफील्ड राइफल को जब भी यूज किया जाएगा तो उसको मुंह से उसको कारतूस को खींच के तब वो लोड हुआ करती थी, है ना। अभी आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बम जो होते हैं ना, उनको दांत से खींच के फेंका जाता है ना, ये तरीका होता है, वो कारतूस ही तो खींच के फेंकी जाती है उसकी। तो पहले राइफल भी ऐसे यूज होती थी। तो राइफल को क्या करा जाता था, कारतूस को खींच के फिर उसको लोड किया जाता था। तो उस समय में जो एनफील्ड राइफल अंग्रेजों ने लॉन्च की भारत के अंदर, उस एनफील्ड राइफल के अंदर मांस का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, मांस का प्रयोग किया गया। अब मांस का प्रयोग करने के पीछे की वजह अब आप लोग समझ लीजिए कि भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हार्म पहुंचाना था, है ना। वो जो धार्मिकता अपनी अपनाए हुए थे, उस धार्मिकता को अटैक कर रहे थे अंग्रेज बार बार। इससे पहले और भी चीजें आई हैं, उसकी भी चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन इस समय में इन्होंने क्या करा, भारतीय लोगों के कहीं ना कहीं रिलीजियस कस्टम्स के ऊपर अटैक किया, एक मांस बनाई हुई राइफल को लॉन्च करके। अब वो जो मांस से बनी हुई राइफल थी, उसके अंदर दो तरीके की चर्बी यूज होती थी, ठीक है। दो जानवरों की चर्बी यूज हुई। एक जानवर था वो थी काऊ, ठीक है, गाय। गाय की चर्बी को यूज किया गया था उसके अंदर। तो गाय की चर्बी यूज करने से कौन लोग मना कर देंगे, हिंदू पक्ष के लोग मना कर देंगे साफ साफ कि होली काऊ, ठीक है, पवित्र है काऊ, और पवित्र काऊ की चर्बी से बनी हुई चीजों को हम यूज नहीं कर सकते, मुंह में लेना तो बहुत दूर की बात है ना। तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस चर्बी को यूज नहीं करेंगे। चलो ठीक है। दूसरा इन्होंने जो चर्बी उसमें यूज की थी वो थी सुअर की चर्बी, पिग की चर्बी, है ना। अब पिग की चर्बी को यूज करने से कौन मना कर देगा, मुस्लिम लोग मना कर देंगे, क्योंकि मुस्लिम के लिए अनहोली है। अनहोली की बात करा जाए, अपवित्र है, और अपवित्र होने के नाते वो अपने मुंह के अंदर उस चर्बी को नहीं यूज करेंगे। तो दोनों पक्षों ने, हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने इस बात से मना कर दिया कि हम राइफल यूज करेंगे। राइफल को यूज करने से जैसे ही मना किया गया, अंग्रेजों ने इनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब यह अत्याचार जब हुआ तो मंगल पांडे यहाँ से निकल के आए, और 29 मार्च 1857 की बात है जब इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, ठीक है। मंगल पांडे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, भारतीय सेना के कुछ लोगों के ऊपर अत्याचार लगातार किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या करा, कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी। उन अंग्रेजों में 2 पॉपुलर नाम है, एक का नाम है लॉर्ड यूसन और एक का नाम है लॉर्ड बाग, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं जिनकी हत्या कर दी गई। अभी सिर्फ एक स्टोरी सुना रहा हूँ, जब लिखना होगा तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी सिर्फ इसको सुन। जब हम लोग बात करें 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो जाना, तो फिर वो बात मंगल पांडे के ऊपर कितनी भारी पड़ी होगी, ये बात आप लोग समझ सकते हैं। तो मंगल पांडे के ऊपर ये बात इतनी भारी पड़ी कि मंगल पांडे को अटैक पकड़ के कहाँ भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। और जेल में भेजने के बाद 8 अप्रैल 1857 में क्या करा गया, मंगल पांडे को फांसी दी गई, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 2 अंग्रेज की हत्या करने के बेसिस पे, और ये फांसी कहीं ना कहीं भारत के इतिहास के अंदर 1857 के विद्रोह को उठाने के लिए काफी, ठीक है। पहला तत्कालिक कारण समझ आ गया। पहला तत्कालिक कारण क्या बात करी हम लोग ने, ये कारण ये था कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर एक राइफल लेके आ गए थे, और वो राइफल कैसी थी, वो राइफल किसकी थी, वो राइफल मांस की बनी हुई थी। और मांस किसका यूज हुआ था उसके अंदर, गाय का और सुअर की चर्बी का मांस यूज उसके अंदर हुआ था। तो जब ये मांस उसके अंदर यूज हुआ तो भारतीय सैनिक मना कर देंगे, चाहे हिंदू पक्ष के हो चाहे मुस्लिम पक्ष के हो, दोनों ने मना कर दिया। मना करने के बाद में भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने लगे अंग्रेज। उस अत्याचार का बदला किसने लिया, मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी। उसी हत्या के बेसिस में इनको फांसी दे दी गई। फांसी देने की डेट क्या है, 8 अप्रैल 1857। उस डेट पे इनको जैसे ही फांसी दी गई, ये बात बहुत तेजी से पूरे देश में फैल गई, और लोगों ने जगह जगह से क्या करा, क्रांति को उठाना शुरू कर दिया,
ठीक है, ये बात यहाँ तक थी कि 1 महीने के लिए जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो जगह जगह छोटी छोटी छिटपुट हिंसाएं देखी गई, लेकिन का बात पहुंच गई धीरे धीरे अप्रैल से मई में, और मई के अंदर 8 मई 1857 को मेरठ के कुछ सैनिकों को यहाँ पर जबरदस्ती पकड़ के कैद कर लिया गया, क्योंकि वो लोग भी सेम डिमांड कर रहे थे कि हम इन राइफल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और उन्हें जैसे ही अरेस्ट करके भेजा गया तो मेरठ से एक बहुत बड़ा जत्था निकला, और वो जत्था निकल के सीधे कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। और वो जत्था जब दिल्ली पहुंचा वहीं से शुरुआत किसकी हो गई? 1857 के विद्रोह। ठीक है, ये वो तत्कालिक कारण है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ होगा। ठीक है, अब 1857 का विद्रोह जब हुआ तो 1857 के विद्रोह के पीछे के तत्कालिक कारण के अलावा दूसरे कारण कौन से बताए मैंने? वास्तविक कारण। ठीक है, तो तत्कालिक कारण आप लोग चाहो तो नोट कर लो, ये तत्कालिक कारण है। पहला कारण अगर आप लोग नोट करना चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर लो, 1857 का विद्रोह हेडिंग डालो, और हेडिंग डाल के नीचे डैश लगा के 2 चीजें लिखो। पहली लिखो तत्कालिक कारण और दूसरा लिखो वास्तविक कारण। पहला लिखो तत्कालिक कारण और दूसरा लिखो वास्तविक कारण। ठीक है, तत्कालिक कारण के अंदर लिख लेना, पूरे नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, बस सिर्फ शॉर्ट में हाईलाइट कर करके लिख लीजिए। पहला पॉइंट इसके अंदर लिख लेना कि एनफील्ड राइफल का लॉन्च किया गया था 1856 में। अपने शब्दों में लिख लो जैसे लिखना है, बस इतना लिख लो। 1856 में एक राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल, जिसमें मांस का प्रयोग किया गया था, मांस का क्या था वो भी मेंशन कर लेना, गाय का और सुअर का मांस। गाय का और सुअर के मांस को यूज किया गया था उसके अंदर। मंगल पांडे और उनके सहयोगियों ने यूज करने से मना किया। मंगल पांडे और उनके सहयोगियों ने उसको यूज करने से मना किया। मंगल पांडे और सहयोगियों ने यूज करने से मना किया। विवाद हुआ जिसमें मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। नाम ये लिखे, पहला नाम है लेफ्टिनेंट ह्यूसन और दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट बाग। लेफ्टिनेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग, ये 2 व्यक्तियों की मंगल पांडे ने हत्या कर दी। डेट जरूर लिख लेना, 29 मार्च 1857 को यह हत्या की गई। 29 मार्च 1857 को यह हत्या की गई। 29 मार्च 1857 को यह हत्या की गई। जिसका रिजल्ट अगर देखें, परिणाम क्या हुआ? मंगल पांडे को फांसी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी की डेट लिख लीजिएगा 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी, 8 अप्रैल 1857। उसके बाद अगली डेट डालेंगे आप इसमें 9 मई 1857, जब मेरठ के कुछ सैनिकों को कैद करके जेल में डाल दिया गया। मेरठ के कुछ सैनिकों को कैद करके जेल में डाल दिया गया। मेरठ के कुछ सैनिकों को कैद करके जेल में डाल दिया गया।
जिसके तत्पश्चात 10 मई 1857 को मेरठ से एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना, मेरठ से एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना, मेरठ का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके तत्कालिक कारण, और वहां पे जाके दिल्ली में एक बड़ी क्रांति शुरू कर दी गई जिसके तहत 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो तत्कालिक कारण हो गया, या सिर्फ इतना छोटा कारण रहा होगा 1857 का इतना बड़ा विद्रोह जो हो गया? नहीं, एक इतना छोटा कारण नहीं रहा होगा। सिर्फ मंगल पांडे की हत्या इतना बड़ा विद्रोह नहीं खड़ा कर देगी जो संपूर्ण भारत में, सिर्फ दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में ये विद्रोह देखने को मिलता है। तो कुछ ना कुछ बड़ी वजह तो इसके पीछे रही होंगी जिसके तहत 1857 का एक बड़ा विद्रोह यहाँ पे फूटा होगा। ठीक है, उन बड़ी चीजों को यहाँ पे अब देखना है, जो सेकेंड हेडिंग आप लोग की रहेगी, और वो रहेगी अब वास्तविक कारण। ठीक है, वो रहेगी अब वास्तविक कारण। ठीक है, वास्तविक कारण देखिए बहुत सारे कॉजेज हैं, लिखने को आया था अभी प्रेजेंट में ही ये क्वेश्चन लिखने को आया था, पूछा गया था 1857 के विद्रोह के पीछे के कारणों की समीक्षा कीजिए। ये साफ साफ तौर पे लिख के आया था। वहाँ आपको सबसे पहले यही काम करना था, 18 से 57 के विद्रोह को आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना था, जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उसके दो कारण बताने थे, एक तत्कालिक कारण और एक वास्तविक कारण। तत्कालिक कारण आप लोग ने लिख लिया, जो आप मेंशन करेंगे वहाँ पे। वास्तविक कारण क्या देने थे वो ये आपके सामने है। वास्तविक कारण कोई एक नहीं हो सकता, मैंने वही बताया आपको। वास्तविक कारण हमेशा वो होते हैं जो कई समय से लोगों के मन के अंदर गुस्सा के फॉर्म में बैठे हुए हैं, वो किसी समय में निकलेंगे जाए, है ना। तो कई सारी ऐसी चीजें या फिर ऐसी हरकतें अंग्रेज भारत के अंदर लगातार कर रहे थे जिसकी वजह से भारतीयों को ये स्टेप उठाना पड़ा। अब वो कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं या कारण हैं जिन्होंने यहाँ पे आके अपना रोल प्ले किया, जिसमें सबसे पहला कारण अगर हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करें वो है पॉलिटिकल। ठीक है, अगर पॉलिटिकल कारण की बात करें तो ये राजनीतिक कारण हो गए। ठीक है, राजनीतिक कारणों की समीक्षा करने की अगर हम लोग कोशिश करें, कौन से ऐसे राजनीतिक कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह हुआ। अभी एक एक कारण की समीक्षा करेंगे, सीधे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कारण क्या थे 1857 के विद्रोह के, और कौन से कारण? वास्तविक कारण की बात कर रहे हैं। दूसरा कारण इकोनॉमिक हो सकता है। इकोनॉमिक की बात करें तो आर्थिक कारण इसके पीछे के क्या थे उनकी बात करेंगे। यहाँ पे आर्थिक कारण क्या क्या थे इसके पीछे वो भी अभी समझ आएगा, क्या आर्थिक कारण रहे होंगे। मिलिट्री कॉजेस की बात करें तो ये सैन्य कारण होंगे, यहाँ पे सैन्य कारणों की समीक्षा करेंगे। सोशल कॉजेस की बात करें तो ये सामाजिक कारण रहे होंगे कुछ जिसकी वजह से ये बड़ा विद्रोह हुआ। और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की बात करें तो ये प्रशासनिक कुछ कारण यहाँ पर रहे होंगे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा विद्रोह हुआ होगा। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। तो 1857 का विद्रोह अगर हम लोग कारणों की एक एक करके समीक्षा करना शुरू करें तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है आपका? राजनीतिक कारण। ठीक है, तो राजनीतिक कारण अब इसको एक एक करके चाहो तो नोट भी करते रहना और मैं बताता भी रह रहा हूँ जिससे आपको समझ में भी आता चला जाए। ठीक है, राजनीतिक कारणों की अगर बात करें तो राजनीतिक कारणों के अंदर सबसे पहले आ जाता है लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। ठीक है, किसकी नीतियां? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन है? भारत का कौन है? वायसराय है, पक्की बात। गवर्नर है या गवर्नर जनरल है? गवर्नर जनरल है। अच्छा, वायसराय कब बना है? वायसराय इसके बाद बना, 1857 के बाद बना था। अभी क्या है? गवर्नर जनरल है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ लॉर्ड डलहौजी की।
लॉर्ड डलहौजी वो व्यक्ति है जो अंग्रेजों को भारत में रिप्रेजेंट करता है, मतलब अंग्रेजी सत्ता को अगर पूरी तरीके से रोल करने के लिए किसी एक अथॉरिटी को बैठाया गया है तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां क्यों जिम्मेदार थी 1857 के विद्रोह के लिए, उसका एक प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। ये है पहला कारण इसके पीछे, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति वैसे कोई एक नया मुद्दा नहीं है, अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को बहुत पहले से ही अपना के रखा हुआ था। अगर हम लोग बात करें वेलेज़ली के समय की, वेलेज़ली 1799 में अगेन एक भारत का गवर्नर था, ठीक है, और वेलेज़ली ने भारत के अंदर एक सिद्धांत अपनाया था, जिसको एक सिद्धांत के नाम पे बोला जाए तो क्या बोला जाता है, कोई बताएगा यहाँ? सहायक संधि। वेरी गुड। अंग्रेजों ने भारत के अंदर एक संधि अपनाई थी जिसका नाम था सहायक संधि। सहायक संधि में एक्चुअल में होता क्या था? सहायक संधि में बोला जाता था कि अंग्रेज भारतीय राज्यों के साथ मिलके शासन करेंगे, लेकिन भारतीय राज्य इस बात के लिए क्यों तैयार हो? भारतीय राज्यों का तो अपना खुद अधिकार है ना, वो अंग्रेजों के साथ शेयर करने के लिए क्यों तैयार हो जाएंगे? लेकिन अंग्रेजों ने उनके ऊपर जबरदस्ती कुछ पॉलिसीज थोप दी थी, जिसमें से एक पॉलिसी क्या थी? सहायक संधि। सोचो, सहायक संधि की बात कर रहे हैं 1799 की, और यहाँ हम विद्रोह कब का देख रहे हैं? 1857। तो मैंने बोला वास्तविक कारण पुराने भी हो सकते हैं और कई समय लॉन्ग की भी हो सकते हैं कि जो लोगों के मन में बैठे हुए। तो 1799 के अंदर एक संधि साइन की गई थी जिसको बोला जाता था सहायक संधि। सहायक संधि को साइन करने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति कौन था? वेलेज़ली। वेलेज़ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली नाम है। इसने 1799 में एक संधि साइन कर दी और इस संधि में लिखा था भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ में मिलकर शासन करेंगे, और ये बात उनके ऊपर थोप दी गई। उस समय भारतीय कमजोर थे, थोड़ा उतना ज्यादा अंग्रेजों से नहीं लड़ पाए, तो उन्होंने क्या करा? मजबूरी में इस बात को स्वीकार कर लिया। जो राज्य इसमें स्वीकार कर पाए, सभी राज्य नहीं, कुछ राज्य ही इसको स्वीकार किए थे और कुछ राज्यों ने इसको अडॉप्ट कर लिया और ये सहायक संधि साइन कर ली गई। लेकिन ये गुस्सा लोगों के मन में अभी बैठा हुआ है। अब धीरे धीरे बात कहाँ पहुंच गई? 1856 पे, ठीक है। 1856 के अंदर अगेन फिर उन्होंने नया सिद्धांत अपनाया। अब वो नया सिद्धांत क्या था? एक सिद्धांत था जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको हिंदी में अगर हम बोलें तो बोला जाता है व्युत्पत्ति का सिद्धांत। सबसे बड़ा मुद्दा अगर था तो वो यही था, पूरी की पूरी क्रांति या जिसको हम लोग विद्रोह बोल रहे हैं उसके पीछे कौन सा? व्युत्पत्ति का सिद्धांत। एक तो देख लिया हम लोग ने वेलेज़ली की, कौन सी? सहायक संधि। वेलेज़ली की सहायक संधि जिम्मेदार थी। और एक कारण तुरंत का है, देख लो, व्युत्पत्ति का सिद्धांत, जिसको किसने अपनाया था? अभी हम लोग जिसकी बात करी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने व्युत्पत्ति का सिद्धांत अपनाया और व्युत्पत्ति के सिद्धांत के अंदर एक लॉ था। वो लॉ बहुत कंट्रोवर्शियल था। वो लॉ बहुत कंट्रोवर्शियल था। अभी आपको बताऊंगा, आपको खुद समझ आ जाएगा क्यों इतना कंट्रोवर्शियल था, उसके पीछे इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ। तो 1857 में जब ये विद्रोह हुआ तो उसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार व्युत्पत्ति का सिद्धांत तो माना जाता है। व्युत्पत्ति का सिद्धांत है क्या, ये बता देता हूँ आपको। व्युत्पत्ति के सिद्धांत के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि जितनी भी स्टेट भारत के अंदर, जितने भी राज्य भारत के अंदर हैं, उन सारे राज्यों के ऊपर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। क्या होगा? अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा अगर लगाया उन्होंने बोला अगर कोई भी व्यक्ति अपने रियल सन को, रियल मतलब वास्तविक पुत्र को गद्दी पे नहीं बैठाता, ठीक है? हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति राजा है, नवाब है, या फिर कोई भी किसी भी हायर पोस्ट के ऊपर है, वो व्यक्ति अगर अपने किसी भी रियल सन को गद्दी के ऊपर नहीं बैठाएगा तो वो राज्य सीधा सीधा किसके अधिकार में आ जाएगा? अंग्रेजों के अधिकार के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? व्युत्पत्ति के सिद्धांत के अंदर एक बहुत बड़ा लॉजिक बोला गया। वो ये बोला गया कि अगर कोई भी एडॉप्टेड पुत्र है आपका, मतलब गोद लिया पुत्र है, तो गोद लिया पुत्र अगर आपने गद्दी पे बैठाने की कोशिश करी तो हम क्या करेंगे? आपका राज्य सीधा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे, ठीक है। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल था। क्यों कंट्रोवर्शियल था? क्योंकि इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूँ तो पहला एग्जाम्पल आ जाएगा महारानी झांसी, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई की जब हम लोग बात करते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई ने तो अपने एडॉप्टेड सन को ही गद्दी पे बैठाया हुआ था, ठीक है। क्या नाम था उनका, कोई बताएगा?
दामोदर राव, ठीक है, दामोदर राव। दामोदर राव वो व्यक्ति थे, बच्चा था छोटा सा, जिसको उन्होंने गद्दी पे बैठा दिया था, और वो उनका रियल सन नहीं था, गोद लिया हुआ बच्चा था। अब इससे तो क्या हुआ, झांसी छिन गई, सीधा अंग्रेजों के अधिकार में चली जाएगी। अब जब वो अंग्रेजों के अधिकार में जाएगी, क्या झांसी के लोग नाराज नहीं होंगे कि हमारी महारानी को हटा के अंग्रेजों ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया? तो ये व्यक्तिगत का सिद्धांत जिम्मेदार था। दूसरा अवध। अवध किसको समझते हो आप लोग? जो लखनऊ का रीजन है आज के समय में, फैजाबाद का रीजन है आज के समय में, ठीक है, ये सारा का सारा रीजन क्या था, अवध का क्षेत्र कहलाता था। इस अवध के क्षेत्र के ऊपर एक रूलर थे जिनका नाम था इस समय में ब्रिटिश कादिर। ब्रिटिश कादिर एक छोटा सा बच्चा है, उनकी माता जी का नाम है बेगम हजरत महल। क्या नाम है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अपने छोटे से पुत्र को गद्दी के ऊपर बैठाया हुआ था। उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे। पहली बात तो ये कि ये आपका एडॉप्टेड पुत्र है, रियल सन नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरा रियल पुत्र है। जब रियल पुत्र वाली बात नहीं चली तो फिर अंग्रेजों ने उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया, और अवध को कुशासन का आरोप लगा के क्या करा, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये व्यक्तिगत का सिद्धांत एक और स्टेट ले गया, अवध की भी स्टेट छीन ली इन्होंने। उसके बाद कानपुर पे आते। कानपुर के अंदर कौन है? नाना साहेब। नाना साहेब मराठा, याद होगा आपको, मराठा में एक लास्ट अंतिम रूलर बोला जाता है नाना साहेब को। नाना साहेब कानपुर रह रहे थे इस समय, कानपुर का अधिकार उनके हाथों में था। इन्होंने क्या बोला कि कानपुर के वास्तविक राजा तो तुम हो नहीं, तो क्यों तुमको गद्दी पे हम बैठाएं कानपुर की। इन्होंने कानपुर की गद्दी से नाना साहेब को हटा दिया, ठीक है। और दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को ये कह के हटा दिया गया कि अब सारा का सारा दिल्ली का कंट्रोल अंग्रेज अपने हाथों में रखेंगे, तो दिल्ली की गद्दी पे हम तुमको नहीं बैठने देंगे। तो बहादुर शाह जफर से सारी अथॉरिटी छीन ली। दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, ये वो इलाके थे जहां की जनता भड़क गई उन सारे रूलर्स को हटाने की वजह से कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट रूलर्स को आपने बिना किसी जनता की परमिशन से हटाया कैसे। सब फेवरेट होते हैं हर किसी का, है ना। सब सारे राजा बात कर लो, सारे नवाब की बात कर लो, मराठास की बात कर लो, जनता के ये फेवरेट थे, लोकप्रिय लोग थे। अब इनको जब अंग्रेज हटाएंगे बाहर से आके, कोई बाहरी शक्ति हटाएगी, तो फिर गुस्सा तो जनता का बढ़ेगा। तो जो जनता का गुस्सा भड़का, उसके पीछे कुछ कारण जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, वो क्या है? राजनीतिक कारण है। ये सब अंग्रेज कर क्या रहे हैं? अपनी विस्तारवादी नीति ही तो अपनाए हुए। विस्तारवादी नीति का मतलब क्या कि मेरे पास में अभी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली था, चलो मैं अवध भी अपने कंट्रोल में ले लूं। अवध है, चलो फिर कानपुर भी ले लेते हैं। कानपुर है, चलो फिर झांसी भी ले लेते हैं। तो ऐसे कर करके ये विस्तारवादी नीतियों को अपना रहे थे, और उस विस्तारवादी नीति के पीछे जिम्मेदार क्या था? व्यक्तिगत का सिद्धांत, या फिर इनकी कौन सी नीति? सहायक संधि की नीति। तो ये राजनीतिक कुछ कारण हैं जो जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में लगातार एक गुस्सा बैठा हुआ था, ठीक है। ये व्यक्तिगत का पूरा सिद्धांत है। और कुछ राजनीतिक कारण की बात कर लें, चर्चाएं कर लें, तो और कुछ राजनीतिक कारण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उनको भी एक एक करके समझा देता हूँ मैं आपको। राजनीतिक कारण के अंदर कुछ जिम्मेदार कारण पहले हैं, कुछ वॉर्स हुए थे, कुछ लड़ाइयाँ हुई थी इस समय में। लड़ाइयों की बात करें, वैसे तो पढ़ाना मुझे चाहिए था आपको वहीं से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लासी की लड़ाई, सुना सबने होगा, ठीक है। प्लासी की लड़ाई हुई थी, बंगाल के साथ में लड़ाई हुई थी, तो बंगाल की जनता भी नाराज थी अंग्रेजों से। एक प्लासी की लड़ाई, एक बक्सर की लड़ाई, ठीक है। और फिर अदर स्टेट्स के साथ में बहुत सारी लड़ाई हुई, जिसमें हम लोग मैसूर बोलेंगे। मैसूर टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। टीपू सुल्तान के साथ लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। हम लोग रंजीत सिंह की बात करेंगे, ठीक है। रंजीत सिंह पंजाब के लिए महाराजा थे, उनके साथ में लड़ाइयाँ बहुत सारी अंग्रेजों की देखने को मिली। और ऐसे ही जगह जगह पे अंग्रेज अपनी अपनी पावर को मजबूत करने के लिए लोगों के साथ में युद्ध कर रहे थे, और यही युद्ध लोगों के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो पहली बात करें, कुछ युद्ध थे जो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ में लड़े थे, इसलिए लोग गुस्सा थे। दूसरा मैंने आपको सहायक संधि बता दिया, एक कारण ये है सहायक संधि, और एक कारण क्या बता दिया मैंने आपको? व्यक्तिगत का सिद्धांत, ठीक है। और चौथा कारण ये मैंने आपको बता दिया अभी, कुशासन। ये कुशासन का अगर एग्जाम्पल देना पड़े तो किसको दोगे? अवध, ठीक है। कुशासन का आरोप लगा के इनको कंट्रोल में ले लिया गया, ठीक। एक कारण और था, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द मुगल। मुगलों के साथ इनका जो बर्ताव था, जो पूरे भारत के एक समय में राजा हुआ करते थे, उनके साथ इन्होंने जो बर्ताव किया, कि उनके ऊपर जो अत्याचार देखने को मिले, उससे भी पब्लिक खुश नहीं थी।
पब्लिक उससे भी नाराज थी, इसलिए 1857 का विद्रोह हुआ। दूसरा कारण इसमें ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद नाना साहेब, मैंने अभी बताया आपको मराठा के सबसे बड़े राजा कौन है, इस समय नाना साहेब है। और नाना साहेब के साथ में भी इन लोगों का गलत व्यवहार लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर देता है, ठीक है। और अगली चीज अगर बात करें तो ये बात ये है कि जमीनों के ऊपर जो अधिकार था, जितनी भी जमीनें थी उनके ऊपर अपना अनौपचारिक अधिकार अंग्रेज सीधा सीधा अपने कंट्रोल में ले लेते थे। जो भी जमीनें भारतीयों की थी, भारतीयों से छीन के कौन ले ले रहा, अंग्रेज अपने हाथों में ले लेते थे। ये सब वो कारण हैं जो जिम्मेदार थे पॉलिटिकल कॉजेस के बेसिस पे। अगर हम लोग इसको राजनीतिक कारण का नाम दें तो आपको ये सब उसके अंदर मेंशन करना रहेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। हम लोग वास्तविक कारणों की बात कर रहे हैं। वास्तविक कारण में हमने सबसे पहला कारण कौन सा देखा, राजनीतिक कारण देखा। और उन राजनीतिक कारण के अंदर भी हमने कुछ कारण देखे। पहला देखा था हमने अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, ठीक है। विस्तारवादी नीति का एक एग्जाम्पल हम लोग ने बात कर ली कि या तो सहायक संधि मान लीजिए या फिर आप व्युत्पत्ति सिद्धांत मान लीजिए, ठीक है। और हमने एक दूसरा देखा कि कुछ युद्ध हुए यहाँ पे बहुत सारे। उस युद्धों की बात अगर की जाए तो प्लासी का युद्ध एग्जाम्पल में लिख देना, बक्सर का युद्ध एग्जाम्पल में लिख देना, या फिर और भी जो भी युद्ध हुए मुगलों के साथ, मराठों के साथ में, मैसूर के साथ में, वो भी आप एग्जाम्पल के फॉर्म में इसमें लिख सकते हो। अगला, मुगलों के साथ एक बुरा व्यवहार जो इतना था, वो एक दूसरा कारण हो सकता है। अगला कारण बात करें नाना साहब के साथ में जो व्यवहार किया इन्होंने, वो एक गलत व्यवहार था, वो व्यवहार हो सकता है। और अगली बात करें तो फिर जमीनों के ऊपर जो अधिकार अंग्रेज अपना कर रहे थे वो पूर्ण रूप से गलत था। इस सब को लेकर भारतीयों के अंदर द्वेष जागता चला गया और एक नफरत जागती चली गई, जिसने रूप किसका ले लिया, एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया, जो 1857 के विद्रोह के तौर पर जाना जाता है। लिखो 1857 के विद्रोह का वास्तविक कारण। वास्तविक कारण में पहले हेडिंग बना और राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण के अंदर पहला लिखो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। राजनीतिक कारण में पहला पॉइंट लिखो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति में एग्जाम्पल्स के तौर पर लिख लेना। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति में एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना सहायक संधि, सहायक संधि, व्युत्पत्ति का सिद्धांत, सहायक संधि, व्युत्पत्ति का सिद्धांत। अगला और लिखना इसके बाद में एक पॉइंट और, अंग्रेजों एवं भारतीयों के मध्य युद्ध। अंग्रेजों एवं भारतीयों के मध्य युद्ध। अंग्रेजों एवं भारतीयों के मध्य युद्ध। और इन युद्धों में एग्जाम्पल लिख लो प्लासी, बक्सर, प्लासी, बक्सर, मराठा, मैसूर, प्लासी, बक्सर, मराठा, मैसूर। शासन का मतलब होता है बैड गवर्नेंस, मतलब जो गलत रवैये से अपनी सरकार चला है ना, उसको शासन बोला जाता है। जहाँ पे भ्रष्टाचार देखने को मिले, है ना, वो होता है शासन। ठीक है। उसके बाद इसी में एक पॉइंट प्रशासन का भी लिख लेना। प्रशासन में एग्जाम्पल लिख देना अवध। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर बना लेना मुगलों के साथ, मुगलों के साथ बुरा व्यवहार। मुगलों के साथ बुरा व्यवहार। उसके बाद में नाना साहब के साथ बुरा व्यवहार और लास्ट में जमीनों पर अधिकार करने का मनमाना तरीका। जमीनों पर अधिकार करने का मनमाना तरीका।
ठीक है, तो ये तो हो गए पॉलिटिकल कॉजेस। अगर हम लोग कुछ राजनीतिक कारणों की बात करें तो राजनीतिक कारणों में इतना लिखना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग करें अगर बात सामाजिक और धार्मिक कारणों की। सामाजिक और धार्मिक कारण देखिए मिला के पढ़ लेते हैं, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक कारण लगभग मिलते जुलते कारण हैं। धर्म और समाज लगभग एक साथ चलने वाली संस्थाओं का ही नाम होता है। ठीक है, तो धर्म और समाज के ऊपर जितने भी अटैक किए गए वो अटैक यहाँ पे देखने को अभी आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की या फिर उसके कॉजेस की बात करें तो इन कॉजेस के अंदर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल चलो यहां से देखिए वो एग्जाम्पल क्या थे यहाँ पे, उन एग्जाम्पल को अगर समझने की कोशिश करें। भारत के अंदर एक बहुत प्रचलित प्रथा थी जिसका नाम था सती प्रथा। ठीक है, एक सती प्रथा भारत के अंदर काफी प्रचलित प्रथा चला करती थी। ये प्रथा अगर इसकी बात की जाए, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करें तो सती प्रथा का मतलब ये होता था कि भारतीय जो भी पुरुष होते थे अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनकी मृत्यु के बाद में उनकी जो वाइफ होती थी, धर्मपत्नी होती थी, उसको भी साथ में चिता में जला दिया जाता था पुरुष के साथ। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता था? सती प्रथा बोला जाता था। सती प्रथा एक भारत की परंपरा मान ली गई थी। ऐसा बोला जाता था कि हिंदू सभ्यताओं के अंदर या हिंदू कल्चर के अंदर ये प्रथा चलती है और ये प्रथा एक कहीं ना कहीं धर्म का पार्ट है, ऐसा माना जाता था पहले के जमाने के अंदर जब ये सारी प्रथाएं चला करते थे। इन प्रथाओं को गलत बताते हुए अंग्रेजों ने इन प्रथाओं को बंद कर दिया। अंग्रेजों ने क्या करा? इन प्रथाओं को बंद कर दिया, क्योंकि गलत प्रथा है। किसी की भी हत्या कर देना वो एक गलत प्रथा के तौर पर माना जा रहा है कि अगर पुरुष की मृत्यु हो गई है जो नेचुरल है तो आप जबरदस्ती उसके साथ में उसकी वाइफ को कैसे जला सकते हो, वो तो हत्या मानी जाएगी, है ना। तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं कारण देते हुए इस पूरी की पूरी परंपरा को बंद करवा दिया। हालांकि इसके पीछे जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो राजा राममोहन रॉय थे। राजा राममोहन रॉय ने ही इस चीज को उठाया था और सती प्रथा को बंद करवाया था। लेकिन सती प्रथा को एक्चुअल में बैन करने वाला जो व्यक्ति था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी है। अब एक अंग्रेज अधिकारी भारतीय की किसी प्रथा को अगर आके बंद कर दे, वो प्रथा कितनी भी ही सही हो या कितनी गलत हो, उसका अपोजिशन तो होगा कि नहीं होगा। अगर आप खुद सोचो कि अगर हम लोग किसी एक धर्म को पर्टिकुलर मानते हैं और हमारे धर्म के अंदर कोई बाहरी धर्म का व्यक्ति आके हमको सिखाने लगे कि तुम ये करते हो ये गलत है, और आगे क्या करे? उसको बंद करवाने की कोशिश करे, तो गुस्सा आएगा। कितना भी गलत हो चाहे कितना भी सही हो, हमारे अंदर एक गुस्सा भर जाएगा उस चीज को लेकर। तो यही गुस्सा भारतीयों के मन के अंदर भरा हुआ था जब सती प्रथा को बैन कर दिया गया। सती प्रथा हालांकि गलत प्रथा है, उसको किसी भी धर्म के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चांस दिया ही नहीं गया था, और ना कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ था। धर्मों की बात करें, वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें या किसी भी आप धर्म ग्रंथ को उठा के देख लो, सती प्रथा नहीं थी। बस एक परंपरा लोगों ने चला दी और उसको धर्म का नाम दे दिया। तो ये परंपरा गलत थी, इस वजह से इसका विरोध हुआ था और राजा राममोहन राय ने इसको बंद करने की मांग की थी। बंद हो गई, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा बैठ गया कि अंग्रेज कौन होते हैं हमारी प्रथाओं को बंद करने वाले। तो ये गुस्सा लोगों के अंदर बैठा हुआ था। तो वो चाहते थे कि अंग्रेज हमारे धर्म के अंदर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, एक गुस्सा है। दूसरा गुस्सा चलो ये हो गया। दूसरे किस्से की बात करेंगे तो विडो रीमैरिज, महिलाओं का पुनर्विवाह। ठीक है, मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो महिलाओं को या तो सती कर दिया जाता था या फिर उनके ऊपर जबरदस्ती आजीवन विधवा बन के जीना थोप दिया जाता था। यही होता था पुरानी प्रथाओं के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अंग्रेजों ने एक नई प्रथा और लगा दी। वो बोले कि अब जिनका भी विवाह, जिनकी भी मृत्यु हो गई है जिनके पति की, वो पुनर्विवाह भी कर सकते हैं। तो पुनर्विवाह करने की एक अनुमति दे देना। फिर किसके अंदर दखल देना है? धर्म के अंदर हस्तक्षेप करना है। तो विधवा पुनर्विवाह भी लोगों के अंदर एक गलत तरीके से भावना बैठ गई कि हमारे धर्म के अंदर या फिर सामाजिक चीजों में हस्तक्षेप करा जा रहा है। तीसरी चीज, चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया। चाइल्ड मैरिज को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया। चाइल्ड मैरिज मतलब जो भी बालिग नहीं है उसका विवाह नहीं हो सकता। ठीक है, सही करा था ना? यही गलत करा, वरना तुम्हारे तो 2-4 विवाह हो चुके होंगे। तो इनको क्या करा? चाइल्ड मैरिज को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। चाइल्ड मैरिज को बैन करने का मकसद क्या था कि बेसिकली बच्चों के साथ में जो अत्याचार होते थे चाहते और अनचाहे तौर पर, वो बंद हो जाए किसी तरीके से। तो वो चाइल्ड मैरिज को कहीं ना कहीं यहाँ पे बैन किया गया, और ये बैन करना भी कहीं अच्छी चीज थी। लेकिन फिर क्या है? सामाजिक और धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप कर देना।
तो ये चीजें हैं गलत, बंद कर देना ठीक है, लेकिन फिर अंग्रेज क्यों कर रहे हैं हमारे धार्मिक और सामाजिक मसलों में हस्तक्षेप? ये गुस्सा लोगों के मन में थी। तो इस गुस्सा के तहत लोगों के मन में कहीं ना कहीं 1857 का विद्रोह इसका एक फॉर्म ले लेता है। आगे चल के ये गुस्सा कहाँ निकलती है? 1857 के विद्रोह में जाके निकलती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें थी कहीं ना कहीं, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये किसका पार्ट बन गया? लोगों के अंदर एक गुस्सा का पार्ट बन गया। अगली चीज देखिए, रिलीजियस कॉजेज में अगर हम लोग एक मुद्दे की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को जबरदस्ती फोर्स किया जाता था कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फोर्स किया जाता था। अंग्रेज कौन थे? क्रिश्चियन, और क्रिश्चियनिटी को भारत में उन्होंने प्रमोट किया जब वो भारत के अंदर आए। तो जब वो भारत में आए तो एक तरीका तो होता है कि आप देखो हमारा धर्म, देख के अडॉप्ट कर लो, एक अलग बात है। इन्होंने क्या करा? फोर्सफुली कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ये देखो वर्ड भी लिखा है फोर्सफुली। फोर्सफुली जब इन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया तो इसका विरोध किया भारतीय लोगों ने। ठीक है, तो इसका विरोध हुआ और इसके विरोध के बाद में भी 1857 का विद्रोह कहीं ना कहीं इसके कई सारे कारणों के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जो है गलत तरीके से हुआ, इसको भी हम लोग कह सकते हैं। और कुछ सोशल और कॉजेस की बात अगर हम लोग करें तो सोशल कॉजेस के अंदर और भी चीजें आ जाती हैं कि कुछ धार्मिक जो भी कस्टम्स होते थे या जो भी सोशल कस्टम्स होते थे या सामाजिक जो भी रीतियां होती थी हिंदूज की, मुस्लिम की, उसके अंदर बार बार इंटरफेयर करना। तो उससे लोग नाराज थे कि आप लोग कौन होते हो हमारी धार्मिक या सामाजिक चीजों में इंटरफेयर करने वाले। उसको पूरी तरीके से इन लोग ने यहाँ पे इंटरफेयर करा तो लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं गुस्सा आता चला गया। ठीक है, कई सारे लोगों के ऊपर टैक्सेस जबरदस्ती लगाने शुरू कर दिए, जैसे रिलीजियस प्लेसेस पे अगर मंदिर बना हुआ है तो उस पर टैक्स लगेगा, अगर मजार या मस्जिद बनी है उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर कोई गिरजाघर बना हुआ है, चर्च बना हुआ है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये क्या है? ये पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं भेदभाव की नीति है जो भारतीयों के ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। ठीक है, तो लोग इससे भी नाराज थे कि आप हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे टैक्स लगा रहे हो, अगर लगाना तो सब पे लगाओ वरना किसी पे मत लगाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें जिम्मेदार थी जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये सारी की सारी चीजें आके बैठ गई। या दूसरी हेडिंग डाल लो इसके अंदर, वो डाल लो सामाजिक और धार्मिक कारण। दूसरी हेडिंग बना लो इसमें, सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण में 1 बाय 1 लिखना शुरू करो। पहला लिखो इसमें सती प्रथा का अंत, कॉमा लगा के लिखना। विधवा पुनर्विवाह का प्रारंभ, विधवा पुनर्विवाह का प्रारंभ। तीसरा लिखना बाल विवाह पर रोक, मिशनरी जो हमने बोला था धर्म के अंदर जो क्षेत्र मिशनरी में जो कन्वर्ट करना है वो कन्वर्जन जो करते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा? सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह का प्रारंभ, और तीसरी चीज क्या लिखी? बाल विवाह का, हाँ ठीक है। जैसे 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 धार्मिक और सामाजिक नीतियों में हस्तक्षेप, जैसे धार्मिक एवं सामाजिक नीतियों में हस्तक्षेप। दूसरी चीज इसके अंदर, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट बनाओ, दूसरा पॉइंट लिखो। भारतीय हिंदू एवं मुस्लिम, भारतीय हिंदू एवं मुस्लिम का जबरन धर्म परिवर्तन, भारतीय हिंदू एवं मुस्लिम का जबरन धर्म परिवर्तन। इसके अंदर पांचवा जो पॉइंट आपको सामने दिख रहा है, एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द मिशनरीज लिखा हुआ है इनको हिंदी में मिशनरी बोला जाता है, या ये शब्द मिशनरी के तौर पर भी लिखा हुआ आ जाएगा, और इनका मतलब होता है जो धर्म का परिवर्तन करवाते हैं।
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराते थे, उनको मिशनरी शब्द का उपयोग के तौर पर बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर तीसरा पॉइंट लिख लो, भारतीय धार्मिक स्थलों पर, भारतीय धार्मिक स्थलों पर करों का लागू करना, भारतीय धार्मिक स्थलों पर करों का लागू करना। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ आपको, याद रख लेना, लिखने का इतना कोई खास जरूरत नहीं। पहले क्या होता था, 1856-57 के समय की अगर हम लोग बात करें, उससे पहले भारत के अंदर क्या होता था, भारतीय उच्च जाति के जो लोग होते थे, उच्च जाति की खास करके जब मैं बात करता हूँ तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दिमाग में आते हैं, तो भारतीय उच्च जाति के जितने भी लोग होते थे, वो लोग भारत के बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। भारत के बाहर जाने का मतलब क्या होता था कि भारत के बाहर अगर हमारे घर का कोई भी व्यक्ति गया तो वो अपवित्र हो जाएगा, ये माना जाता था। अगर समुद्र को पार किया गया तो क्या हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। क्यों माना जाता था, इसके पीछे कारण ये था कि भारत के बाहर जो सभ्यताएं थी उसमें यूरोपियन सभ्यताएं ज्यादा थी, देखने को मिलती है। ठीक है, और यूरोपियन सभ्यताएं क्या करती हैं, हर तरीके का मांस, मच्छी, शराब, हर एक चीजों का उपभोग करने की परमिशन देती है। और अगर कोई बच्चा आपके घर का बाहर जाएगा तो वो इन सब चीजों को आदत के तौर पर अपने अंदर एडॉप्ट कर सकता है। तो इस वजह से लोग क्या मानते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे निकल के भारत से बाहर जाता है तो वो अपवित्र हो जाता है। इस वजह से भारत के अंदर जितने भी लोग हुआ करते थे, वो लोग कभी भी बाहर सर्विस नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों ने बोल के रखा था कि कोई भी अगर युद्ध होगा तो भारतीय सैनिकों को बाहर भी जाना पड़ेगा। बहुत सारी लड़ाइयां हो और अंग्रेजों ने किसको, भारतीयों को जबरन बाहर भेजने की कोशिश करी, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने बोला कि हमारी ये सामाजिक और धार्मिक नीति है कि हम समुद्र को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने एक लॉ बना दिया, भारतीयों के लिए एक जबरदस्ती लॉ बना दिया, और उसको लॉ को बोला जाता है, बेसिकली आपके काम का है लेकिन याद रख पाओ तो रखना, वरना कोई इतनी जरूरत नहीं है। जनरल सर्विस एनरोलमेंट एक्ट के नाम से एक एक्ट बना लिया गया, और उस एक्ट में ये मेजर लिख दिया गया मेजर तौर पर कि जो भी भारतीय अगर बाहर अंग्रेजों के निर्देश पर नहीं जाता है तो उसको जॉब से तुरंत निकाल दिया जाएगा, मतलब आर्मी से उसको बाहर या बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मजबूरन भारतीयों को अपना देश छोड़कर विदेशों में जाना पड़ता था। तो ये भी एक गुस्सा का कारण है भारतीयों के कि उनको सेना में भर्ती तभी मिलती थी जब वो उस लॉ को साइन करके एंट्री करते थे। तो भारतीयों के धर्म के साथ खिलवाड़ है, पूरी तरीके से भारतीयों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया। उनको किसी भी तरीके से उनकी धार्मिक चीजों को ऊपर रखने की ये लोग कोशिश ही नहीं करते थे, हमेशा इग्नोर कर देते थे। कोई भी तिलक लगाकर किसी भी जॉब के अंदर उस समय नहीं जा सकता था, उस पर टोटल बैन कर दिया गया था, पूर्ण रूप से उसके ऊपर बैन कर दिया गया था। कोई मुस्लिम दाढ़ी रख के वहां पे नहीं जा सकता था, उसके ऊपर टोटली बैन कर दिया गया था। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति अपनाता था उसको पूर्ण रूप से ये लोग बैन कर देते थे, और अपनी जो भी सर्विसेज थी, अपने जो भी लॉ थे, उसको भारतीयों के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया करते थे। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से भारतीय लोग कहीं ना कहीं इनसे नाराज थे। ठीक है, इसको अपने दिमाग में रखना। समुद्र वाला जो लॉ है, बस अगर कहीं लिखने को आए तो आपको कोई पॉइंट याद ना आ रहा हो तो वहां पे इस चीज को मेंशन कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण हो गए। इसके बाद में कुछ आर्थिक कारणों की समीक्षा की जाएगा। तो आर्थिक कारणों के अंदर एक बहुत बड़ा कारण जो है वो जिम्मेदार इसके पीछे माना जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, और वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, या इसको हिंदी में बोला जाए तो बोला जाता है धन की निकासी। ठीक है, क्या बोला जाता है, धन की निकासी।
आर्थिक कारणों की अगर समीक्षा करने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ा कारण हमको दिखाई देता है, वो है धन की निकासी। धन की निकासी क्यों इतना बड़ा कारण बन गया? एक्चुअल में एक व्यक्ति है जिनका नाम बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने सुना होगा, दादा भाई नौरोजी। सुना दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद में जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक बहुत बड़े भारत के आपको लीडर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी उस समय के लीडर है जिस समय में ये 1856, 57, 58 जैसे क्रांतियां और इससे पहले के समय की जो भी विद्रोह हुए उसके अंदर उनका मेजर रोल हुआ करता था, ठीक है। तो भारत में कई सारे सुधार उन्होंने उस समय में किए थे। तो 1840s और 50s के दौर की बात है अप्रॉक्स, जब भारत के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में आर्थिक रूप से गिरावट देखने को मिली, ठीक है। आर्थिक रूप से गिरावट की बात करें, आज के समय में हम लोग जीडीपी बोलते हैं जिसको, ठीक है। जीडीपी समझते होंगे आप लोग, ठीक है। जीडीपी का मतलब होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापने का सबसे बड़ा पैमाना, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जब नापा जाता है तो उसको नापने के पैमाने को जीडीपी बोला जाता है। और जीडीपी की दर जितनी अच्छी जिस देश की होती है वो देश उतना ही अच्छा आर्थिक मामलों में माना जाता है, ठीक है। अब भारतीयों की जीडीपी दर की अगर बात करी जाए तो भारतीयों की जीडीपी दर अप्रोक्स अगर मैं बात करूं 1757 की, ये कौन सा समय है? जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, पहली वो लड़ाई जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर आक्रमण करके अपनी नींव रखी यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले बात करें तो भारत अपना जीडीपी का जो योगदान था पूरे विश्व में जो दिया करता था वो अप्रोक्स 25 से 26% देता था। कितना देता था? 25 से 26% अकेला भारत पूरे विश्व में अपनी जीडीपी का योगदान देता था, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, इतना दूर दूर तक भी कोई नहीं था जितना योगदान देता था। ऐसे थोड़ी भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, है ना, कोई कारण था जब इतना योगदान देता था। समय जब आया 1857 की बात करें अगर हम लोग, इस समय आते आते ये योगदान घट के लगभग 10% तक जा चुका था। कितना? 10% तक जा चुका था। और आ जाए आगे 1947 में अगर बात करें तो ये योगदान घट के 2% पे आ गया था। कितना? 2% पे घट के आ गया था। इसका जस्ट रिवर्स कर दो, हम पे रूल कौन कर रहे हैं? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स की हालत अगर देखो तो 1757 में जब ये लोग भारत में रूल करने आए थे तो वो पूरी दुनिया में योगदान देते थे 2%। कितना देते थे? 2%। 1947 आते आते, क्योंकि ये भारत से सब लूट के ले गए, ये पूरा जीडीपी का योगदान देने लगे 26%। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपको? कुछ क्या दिखाई दे रहा है? जितना भारत का था सब उठा के ले गए और जीडीपी में योगदान बढ़ गया। सीधा सीधा लिख दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। ये बात कोई पकड़ नहीं पा रहा था उस समय तक जब भारत के अंदर ये क्रांति नहीं हुई थी, जब विद्रोह नहीं हुआ था। उसी समय में भारत के दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों के पास में लंदन के अंदर पहुंचे थे। लंदन के अंदर अभी आप लोग पढ़ोगे, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की बात करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन है, ब्रिटिश एसोसिएशन है, ऐसे तमाम एसोसिएशन उन्होंने वहाँ जाके बनाए भारतीयों के लिए काम करने के लिए, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ये सारा का सारा जितना भी भारत के अंदर खजाना है, जितनी भी भारत के प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी भारत का पैसा है, ये पूर्ण रूप से लंदन में चला आ रहा है। और आ कैसे रहा है? भारतीयों को इस बारे में भनक भी नहीं लग पा रही है, उन्हें जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, उन्हें पता भी नहीं है कि इतना बड़ा कुछ गेम हो रहा है। जब उन्होंने ये बात देखी जाके वहां पे, तो देखने के बाद में उनको कुछ याद आया, और उनको ये याद आया कि ऐसा सिद्धांत तो बहुत पहले किसी जमाने में अंग्रेजों ने ही दिया था, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला जाता है। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ अमेरिका और लंदन के बीच की एक बहुत पुरानी कहानी है ना, तो कभी मौका मिलेगा सुनाएंगे। तो 1857 आज ही खत्म करना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या हुआ था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब बेसिकली धन की निकासी, और धन की निकासी का मतलब धन जितना भी है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया कि भारत का धन निकास होके कहाँ जा रहा है, सब लंदन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, धन की। ये बात दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक एक पब्लिश करी, और बुक पब्लिश करके पूरी दुनिया को इस बात से अवगत करा दिया कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, भारतीयों के धन की चोरी कर रहे हैं। और वो धन की चोरी को उन्होंने अपनी किताब में लिखा। उस किताब का क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ठीक है, ये एक किताब है दादाभाई नौरोजी की। आगे दादाभाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे, तब इस किताब में पढ़ेंगे हम लोग। तो दादाभाई नौरोजी ने जब अपनी ये पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके अंदर जब उन्होंने धन की निकासी के बारे में लिखा तो सारे लोग हैरान रह गए कि अंग्रेज हमारे भारत का पूरा सोना, सारा का सारा पैसा और सारे हर एक चीज कहीं ना कहीं गुड्स के फॉर्म में सीधा सीधा ट्रांसफर कर लेते। और इस ट्रांसफर में सबसे बड़ा योगदान जो था वो किसका था उस समय? वो योगदान देखा जाए अगर तो रेलवे का योगदान माना जाता था। रेलवे का इन्वेंशन हो चुका था 1853 हो गया था ना, रेलवे चल चुकी थी और रेलवे से सब उठा के क्या करते थे, सारा सामान भेजने की शुरुआत कर चुके थे। और ऐसी धन की निकासी इन्होंने जो करी जिसकी वजह से भारत गरीब होता चला गया, ये लोगों के अंदर बात बैठी थी दादाभाई नौरोजी की, कि दादाभाई नौरोजी ने बताया कि आर्थिक रूप से हम लोग कितना पिछड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये गुस्सा आएगी आपको या नहीं आएगी? अभी आपको अगर पता चले हमारे देश के अंदर अंबानी जी हैं, ठीक है, पैसा खूब सारा जितना भी कमा रहे हैं, बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टीज लिए बैठे हैं और ये सारा का सारा पैसा उठा के किसी फॉरेन इंडस्ट्री को दिया जा रहा है ना। और ये पैसा बाद में पता चले ये पैसा तो हमारा था जो हम लोग बैंकों में जमा कर रहे थे, हमारे बैंकों में पैसा ही नहीं बचा, कहाँ चला गया सारा सारा। तो गुस्सा फूटेगा नहीं फूटेगा? गुस्सा आएगा, हो सकता है हत्या कर दो एक आध की जाके तुम, जो गलत बात है, ठीक है, लेकिन आएगा तो मन में ये गुस्सा। तो ये गुस्सा भारतीयों के मन में भी तो है उस समय के, तभी तो वो इतना बड़ा विद्रोह के अंदर पार्टिसिपेट करने को तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक कारण था जिससे भारत के अंदर बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। अगर हम बात करें पॉवर्टी बढ़ रही थी, हाँ गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही थी इस समय लोगों में, और लोग कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन में, बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए थे। ये हालत इस समय देश की हो चुकी है। ठीक है, आर्थिक रूप से इतना पिछड़ने की वजह से ये सब चीजें हुई थी। और बची कुची कसर जो थोड़ी बहुत भारत में इंडस्ट्रीज थी, जैसे हथकरघा इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, हाथ से कपड़े सिले जाते थे, हाथ से काटे जाते थे। गांधी जी को चरखा चलाते देखा होगा आपने, ठीक है, तो हाथ से चलाया जाता था, हाथ से यूज किया जाता था। वो सब इंडस्ट्रीज भी इन्होंने बंद करवा दी। हैंडलूम इंडस्ट्री बोला जाता है, हथकरघा इंडस्ट्री बोला जाता है। वो इंडस्ट्री क्यों बंद करवा दी? क्योंकि विदेशी इंडस्ट्री भारत में लगवा दी लाके, और वो मशीनें जब भारत में लगाई तो हाथ से काम करने वाली तमाम प्रोडक्ट्स अब बंद हो गए। ठीक है, तो वो इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई। तो भारतीय कहीं ना कहीं इस बात से बहुत नाराज थे कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज भी, ये इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है हथकरघा इंडस्ट्री। आज के समय में कभी कभी आप लोग देख लेते होंगे कि ऊन भरने के लिए जो रजाई भरी जाती है ना, लिहाज वगैरह, उसके अंदर ऊन भरने के लिए कुछ लोग अभी भी हाथ से भरने के लिए वो मांगते हैं, है ना। मशीन है फिर भी हाथ से लगाते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत पुरानी चीजें थी। हथकरघा इंडस्ट्री, हाथ से जितनी भी चीजों को तैयार किया जाता था वो हथकरघा इंडस्ट्री का पार्ट होता था। लेकिन इन सब चीजों को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ में फार्मर्स को फोर्स किया गया, उनको जबरन फोर्स करा जाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स को उगाएं। कैश क्रॉप्स का मतलब नकदी फसलें होती हैं, जैसे शुगर केन, गन्ना एक एग्जाम्पल हो सकता है, और कॉटन एक एग्जाम्पल हो सकता है, नील एक एग्जाम्पल हो सकता है। नील सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय इसलिए था क्योंकि नील की खेती करने के बाद में वो कपड़ों को रंगने में काम आता था। और जो रंग बिरंगे कपड़े सब हम लोग पहन के घूमते, ये सब कपड़े उस समय नील से रंगे जाते थे। और नील से रंगने के बाद में उनको एक नया डिजाइन दिया जाता था जिसकी डिमांड बहुत थी यूरोपियन मार्केट के अंदर। तो यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड होने की वजह से भारत में जबरदस्ती किसानों को फोर्स किया जाता था कि तुम नील की खेती करो या कोई भी कैश क्रॉप करो। अब जब नील की खेती भारतीय किसान अपनी जमीन के ऊपर करता था तो 2 से 3 खेती के बाद में वो जमीन बंजर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नील की खेती जब भी करी जाएगी किसी जमीन के ऊपर तो 3 से 4 फसलें देने के बाद जमीन कैसी हो जाती है, बंजर होना शुरू हो जाती है। अब एक तरफ तो तुम नील की खेती करवा के भारतीयों से जबरदस्ती पैसा उगा रहे हो और दूसरी तरफ उनकी जमीनें बर्बाद कर दे रहे हो। तो ये भारतीयों को गुस्सा आएगी या नहीं आएगी? उनकी जमीनें बर्बाद हो रही। तो एक कारण ये भी था कि फार्मर्स को जबरदस्ती या जबरन फोर्स किया जाता था, जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। एक कारण ये भी हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। हेडिंग डाल लो जल्दी से, आर्थिक कारण। ठीक है, हेडिंग डाल लो जल्दी से, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला पॉइंट लिख दो, धन की निकासी। धन की निकासी और डैश लगा के नाम लिख देना, दादाभाई नौरोजी। सारी कहानी पूरी सुना दी है, समझ आ गई है। धन की निकासी, डैश लगा के दादाभाई नौरोजी। हाँ, निर्गमन का सिद्धांत जिसको बोला जाता है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना, हथकरघा इंडस्ट्री, हथकरघा इंडस्ट्री या कारखाने, हथकरघा इंडस्ट्री या कारखाने का बंद हो जाना, का बंद हो जाना। तीसरा पॉइंट लिख लो, भारतीय किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए, नकदी फसलें उगाने के लिए फोर्स किया जाना, फोर्स किया जाना, फोर्स क्या बोले, जबरन, तो जबरन किया जाना, फिर लिखो जबरदस्ती, लिख लो जो समझ आए, लैंग्वेज समझो, भावनाएं समझो, भावनाएं जो मन हो लिखिए, जो मन हो, फोर्स किया जाना लिख लो, लेकिन एग्जाम में मत लिख के आना। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट लिख लेना, चौथा पॉइंट लिख लेना, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, कौमा, जमीनों से बेदखली, जमीनों से बेदखली, आगे क्या जो मन हो लिखो। चलो अगला पॉइंट देखो अब इसके अंदर, सैन्य कारण। ठीक है, सैन्य कारण की बात करेंगे, चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, सैन्य कारण। सैन्य कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी मेंशन कर लेना, सैन्य एवं प्रशासनिक कारण, अगला जो है वो हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके अंदर दोनों चीजों की चर्चाएं करेंगे, सैन्य कारण भी पढ़ेंगे और प्रशासनिक कारण भी पढ़ेंगे, दोनों इसी में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भारतीयों की भर्ती की जाती थी सेना के अंदर जब, तो साथ साथ में अंग्रेजों की भी भर्ती होती थी, भारतीय भी भर्ती होते थे और साथ में अंग्रेजों की भी भर्ती होती थी, दोनों तरीके के लोग सेना में भर्ती किए जाते थे। अब भारतीयों को कभी भी कोई उच्च या आला पोस्ट नहीं दी जाती थी, पहला कारण, भारतीयों को कभी भी कोई उच्च या आला पोस्ट नहीं दी जाती थी। कारण बताया जाता था कि तुम ब्लैक हो, तुम काले हो और काले लोगों को हम ऊपर गद्दी पे नहीं बैठा सकते। ठीक है, ये गोरा काला कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने दिया। ठीक है, और अंग्रेज यही पूरा का पूरा भेदभाव किया करते थे, सारे भारतीयों को काला बताया करते थे, भले से वो कितना भी गोरा हो। ठीक है, और ये अपने आप को गोरा बताया करते थे, भले से कितने भी काले हो। ठीक है, तो इन्होंने ये कहीं ना कहीं रंगभेद भारत में शुरू कर दिया था। वो रंगभेद यही था कि भारतीयों को काला या ब्लैक बुला देना और ब्लैक्स को कभी भी हायर पोस्ट में नहीं बैठाया जाएगा, ये बात ये लोग माना करते थे और भारतीयों पर जबरन अप्लाई किया करते थे। ठीक है, पहला डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है हमको। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें तो भारतीयों को चाहे वो अपना एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए भी तैयार है, जॉब मान लो 8 घंटे की है और भारतीय सैनिक आपकी ड्यूटी 16 घंटे भी कर रहा है, तो उन 16 घंटे का कोई भी किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा वेजेस या एक्स्ट्रा पैसा भारतीयों को नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये काम अगर अंग्रेज 8 की जगह 10 घंटे भी कर लेते थे तो उनको तुरंत उठा के बोनस दे दिया जाता था। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था कि भारतीय सैनिकों की सैलरीज या वेजेस के अंदर भी एक बड़ा भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, तो सैनिकों के बेसिस पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा, ये लोग क्या करते थे, भारतीय सैनिकों और साथ साथ में अंग्रेजी सैनिकों के साथ में एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन या एक बड़ी लाइन इन्होंने बीच में खींच के रखी थी। पहला कारण ये होगा। प्रशासनिक कारणों की अगर थोड़ी बहुत समीक्षा की जाए तो उसके अंदर ये समझ आता है हमको कि प्रशासनिक पद जितने भी होते थे उन पदों पे किसी भी भारतीय को ना बैठाया जाना। ठीक है, जैसे उस समय कोई आईएएस ऑफिसर जो आईसीएस होता था, उस समय आईसीएस बोलते थे उसको, वो कोई भारतीय नहीं बन सकता था। ठीक है, उस समय में कोई भी भारतीय ब्रिटिश
अधिकारी अगर होगा तो ब्रिटिश को ही चुना जाएगा, किसी भारतीय को अधिकारी नहीं चुना जाएगा। ये कारण सबसे बड़ा कारण इसलिए बन चुका था क्योंकि भारतीय यहाँ लगातार डिमांड कर रहे थे कि प्रशासनिक चीजों में हमको भी साथ साथ में यहाँ पे पोस्ट हमको भी प्रोवाइड किए जाए, हमको भी प्रशासनिक पदों पर बैठाया जाए। लेकिन अंग्रेज इस बात को लगातार मना करते थे क्योंकि उनको पता था अगर एक राज्य, एक विलेज की भी पावर भारतीय के हाथों में गई तो भारतीय क्या करेंगे, अंग्रेजों की मुखालिफत करना शुरू कर देंगे वहां से। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करते थे, भारतीयों को कभी भी किसी प्रशासनिक पदों के ऊपर बैठाना बिल्कुल उचित नहीं समझते थे। तो प्रशासनिक पदों के ऊपर भारतीयों को बैठाना कब शुरू किया गया, तो बताएगा? 1921 नहीं, और कोई? ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को अलाउ कर दिया कि प्रशासनिक पदों पर अब आप लोग बैठ सकते हो। ऐसा अलाउ कब किया गया? 1900 तो है ही। भारत के अंदर कुछ काउंसिल एक्ट आए हैं, ठीक है, काउंसिल एक्ट पॉलिटी में पढ़ोगे, ठीक है, हिस्ट्री में भी जब समय आएगा तो पढ़ाया जाएगा। तो कुछ काउंसिल एक्ट आए हैं, उन काउंसिल एक्ट्स के अंदर कुछ एक्ट भारत के अंदर जब आए तो 1892 के समय का एक एक्ट है, ठीक है। उससे पहले अगर आप थोड़ा समय पहले आओगे तो भारत के अंदर एक एक्ट और देखोगे, जब भारत में ये वाला पूरा का पूरा विद्रोह समाप्त हो गया तो विद्रोह समाप्त होने के बाद 1861 में एक एक्ट आया था काउंसिल एक्ट के नाम से। और 1861 में जो काउंसिल एक्ट आया था, जो 62 के अंदर आगे लॉन्च हो पाया था फाइनली, उसके अंदर बोला गया था भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर बैठने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। और आगे चल के आप देखोगे कि इस सब के लिए भारत के अंदर प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षा कराना शुरू कर दी गई, लेकिन परमिशन ग्रांट कब कर दी गई? 1861 और 2 के काउंसिल एक्ट के अंदर, जब हम लोग इसकी बात करेंगे। आगे एक्ट आएगा तब बताएंगे आपको इसके बारे में। लेकिन अभी तक भारतीयों को किसी भी तरीके की कोई भी प्रशासनिक पदों पर बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती। तो मिलिट्री के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, प्रशासनिक बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब चले आओ इधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे इन्होंने क्या बनाए थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारी संसद होती है आज के समय में, ठीक है, उस समय क्या होती थी, काउंसिल्स होती है। अंग्रेज कुछ काउंसिल बना के रखे, ठीक है, एक का नाम था ब्रिटिश काउंसिल, एक का नाम था इंडियन काउंसिल। ये काउंसिल बनाई किस लिए गई थी कि भारतीय कानून बनाए जाएंगे, वहां पे भारतीय कानून बनाए जाएंगे, भारत को चलाया कैसे जाएगा, इस तरीके के कानूनों को वहां पे बनाया जाएगा। अब भारतीय कानूनों को चलाने के लिए अंग्रेज किसी भी एक भारतीय को नियुक्ति नहीं करते, सारे के सारे वहां बैठने वाले कौन लोग होते थे, सब अंग्रेज होते थे। अंग्रेज बैठ के भारतीयों का कानून बना रहा है। तो इस बात को लेकर भी भारतीयों ने लगातार इन लोगों से बोला था और अपनी बात रखी थी, लेकिन तब भी ये लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण सैन्य और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस के तौर पर कहे जा सकते हैं कि जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से भारत के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सब उसी कारणों के अंदर के सब कारण कुछ देखने को मिल जाएंगे कि जिसकी वजह से प्रशासन में करप्शन भी होता था, ठीक है, करप्शन भी बढ़ेगा। जब सारे के सारे अंग्रेज मिलके रूल करेंगे तो करप्शन करके किसको लूटेंगे, भारतीयों को लूटेंगे। तो वो करप्शन करके भारतीयों को लूटा भी करते, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स के साथ में इल ट्रीटमेंट की बात अगर की जाए तो भारतीय सोल्जर्स के साथ में बुरा बर्ताव, जो डिस्क्रिमिनेशन, रंगभेद की बात हम लोग ने करी, वही रंगभेद यहाँ देखने को मिलता है। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये वही एक्ट है, अभी आपको याद होगा मैंने जो बताया था, कौन सा वाला है, जिस एक्ट के अंदर समुद्र पार करने की अनुमति भारतीयों को नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने कानून बना दिया अब तो तुम्हें पार करना पड़ेगा। तो ये भी भारतीय सैनिकों के लिए गलत, ठीक है। उसके बाद में लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी, इंडियंस का ब्रिटिश आर्मी में एक बड़ा प्रोपोर्शन था, बड़ा रेशियो था, और उस रेशियो के बड़े होने के बावजूद भारतीयों को अलग से किसी भी तरीके की कोई सहूलियतें नहीं दी जाती, ठीक है। और इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, भारतीयों को लोअर सैलरीज वगैरह दी जाती थी। ये सब चीजें आप लोग मेंशन कर लो, हेडिंग डालो, क्या डाल के हेडिंग, सैन्य और प्रशासनिक कारण, उसके अंदर पहला पॉइंट लिख लो, डाले बोलो, भारतीयों के 1833 में एक्ट में आया था, लेकिन भारतीयों के लिए अलाउ नहीं किया, तभी बताता हूँ। पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर,
पॉइंट क्या बताया था, क्या लिखोगे? हाँ, भारतीयों और अंग्रेजी सेनाओं के भारतीयों और अंग्रेजी सेनाओं के मध्य भेदभाव डैश लगा के लिख लेना, कम वेतन कम वेतन ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिख लेना, भारतीय प्रशासनिक उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों का प्रभुत्व अगला पॉइंट लिख लो, रंगभेद की नीति। ठीक है, अगर चाहो तो ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट है, यहाँ पे चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट है। इसको बोलते हैं सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। ठीक है, तो ये बहुत सारे मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के हो गए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग कारणों की समीक्षा करें तो लगभग सारे कारण यहाँ तक हो गए। ठीक है, वास्तविक कारण भी आप लोग को उम्मीद है समझ आ गए सारे के सारे, जिसको हम लोग ने कई पार्ट में तोड़ के पढ़ लिया, और इसके साथ साथ में तत्कालिक कारण भी समझ आ गए। तो ये सारे कारण हैं, और इन सारे कारणों के बाद में एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक लॉर्ड डलहौजी के बाद में किसी सेकंड व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल माना जाए तो वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय है। ठीक है, गवर्नर जनरल ये कब तक रहे? 58 तक, और 58 के बाद में नया कानून आ गया, उस कानून ने इन्हें भारत का वाइसराय बना दिया। ठीक है, तो ये भारत के अंदर सबसे आला अधिकारी अंग्रेजों के थे। ये वही व्यक्ति हैं जिनके समय में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। तो ये भी नाम कभी कभी आपसे हो सकता है पूछ ले कि लॉर्ड कैनिंग के समय में विद्रोह हुआ था, या फिर किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। इनका जो योगदान है इस समय में, उस योगदान की अगर बात की जाए तो जैसे 1857 का विद्रोह जब हो गया, उस विद्रोह के बाद में भारत के अंदर एक चीज को रिस्पॉन्सिबल तो ठहराना था कि इतना बड़ा विद्रोह क्यों हुआ। इसके पीछे अंग्रेज अपना भी तो कारण देंगे, अपना भी तो पक्ष रखेंगे। तो अंग्रेजों ने बोला कि अभी तक भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। कौन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वही है जो हम लोग ने 5 यूरोपियों की बात करी। उन 5 यूरोपियों में से जो अंग्रेज भारत में आए थे, उन अंग्रेजों ने भारत में डायरेक्ट एंट्री नहीं ली थी। किसके साथ एंट्री ली थी? कंपनी के साथ एंट्री ली थी। वो कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे आई थी, और वही कंपनी अभी तक भारत में तमाम जितने भी युद्ध हुए या जो भी पॉलिसीज होती थी वही बनाती थी। और उसी का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ये अधिकारी होता था जो भी यहाँ पे नाम लिखते थे हम लोग, जैसे डलहौजी हो गया या कैनिंग हो गया। अब वहां से अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, बोले इतना बड़ा विद्रोह हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाए? उन्होंने ठहरा दिया किसको?
ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोले इस सब के लिए जिम्मेदार है ईस्ट इंडिया कंपनी, और हम अपनी गलती मानते हैं कि हमने जो भी आपके साथ अभी तक किया वो सब गलत था, और आज से आप सबके ऊपर रूल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को यहाँ समाप्त कर दिया। अच्छी खबर है, अंग्रेजों का रूल खत्म होने की बात हो रही है, अंग्रेज ही अलाउ कर दे रहे हैं कि चलो अंग्रेजों का रूल समाप्त कर दो। लेकिन नहीं, ये अच्छी खबर नहीं, ये और बुरी खबर। और बुरी खबर इसलिए थी क्योंकि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई है, अंग्रेजों का शासन समाप्त नहीं हुआ। अंग्रेजों ने क्या करा, डायरेक्टली ये शासन अब लंदन में अपने हाथों में ले लिया। बोले भारत में कोई कंपनी नहीं रहेगी जो रूल चलाएगी, अब ये कौन चलाएगा, वहां से बैठी हुई महारानी चलाया करेगी। और महारानी कौन थी इस समय, एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने ये पूरा रोल अपने हाथों में ले लिया, और उस समय बहुत भोली बन गई, बोली मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, सब गलती कंपनी की थी, कंपनी आज से खत्म कर दे रहे, चलो रूल में अपने हाथों में ले गए। और इन्होंने वहां पे रूल लेते ही देखिए क्या अच्छे अच्छे काम करवाए। लॉर्ड कैनिंग को सबसे पहले अपना वायसराय बना दिया। बोले अभी तक गवर्नर जनरल होता था, किसका होता था, कंपनी का होता था, कंपनी तो खत्म हो गई, गवर्नर जनरल तो बचा नहीं, तो अब गवर्नर जनरल की जगह कौन बनेगा, वायसराय बनेगा। और वायसराय किसका होगा, महारानी का होगा। तो इन्होंने लॉर्ड कैनिंग को सबसे पहले क्या बना दिया, वायसराय बना दिया। बोले वायसराय बन जाओ। अगला क्या हुआ, इनके समय में 1857 का विद्रोह तो समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया। उसके बाद में 1861 का एक अधिनियम पारित किया गया, जिसको भी इंडियन काउंसिल एक्ट बोल रहा था मैं, ठीक है। इसी के अंदर एक सिस्टम लागू कर दिया गया जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम को अगर बोला जाए तो विभागीय प्रणाली बोला जाता है। विभागीय प्रणाली का मतलब जैसे बहुत सारे विभाग आज के समय में आप देखते हो, समाज कल्याण विभाग हो गया, ठीक है, राशन का विभाग हो गया, ऐसे बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, ठीक है। और इन विभागों को इस समय बनाया गया, और इन विभागों के अंदर भारतीयों को बैठा दिया गया। बोले भारतीय अब इसके पार्ट रहेंगे, भारतीयों को विभागों में बैठाया जाएगा। अच्छा लग रहा है, महारानी कर देंगे हमारे लिए कुछ, है ना, भारतीयों को बैठाया जा रहा है विभागों के अंदर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद में व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह हो गया, उसको भी वापस ले लिया गया। सब खुश है, महारानी इतना अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, ठीक है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, इस समय कानून लागू कर दिया गया, और कानून लागू करके बोल दिया गया कि जितनी भी इलीगल या गलत तरीके की गतिविधियां अगर अंग्रेज भारतीयों के साथ करेंगे तो अंग्रेजों को उसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी, उसके लिए कानून ला दिया गया। भारत में उच्च न्यायालय को ला दिया गया, दंड संहिता ला दी गई, जो भी चेंज हो गई, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा, ठीक है, चेंज हो गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे कानून लाके महारानी ने भारतीय को दे दिए, और महारानी ने बोला अब एक काम करो, अब एक काम ये करो कि पील कमीशन बनाओ। क्या बनाओ, पील कमीशन। पील कमीशन क्या, जिसको बोला जाता है पील आयोग। महारानी को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था, सैनिकों की वजह से तो हुआ। शुरुआत कहां से हुई, सैनिकों से तो नहीं, मंगल पांडे वहां बैठे हुए, और उसके बाद मेरठ के सैनिक की बात करें, सब दिल्ली चले गए थे, तो सैनिकों की वजह से हुआ। तो उन्होंने बोला पील कमीशन बनाओ, और पील कमीशन बना के, पील आयोग बना के सारे सैनिकों की पुनर्नियुक्ति कर दी जाएगी, ठीक है। सारे सैनिकों की पुनर्नियुक्ति करने का मतलब, सैनिकों की अगर बात की जाए तो सैनिक ज्यादातर कहाँ के थे भारत के अंदर, या तो बंगाल के होते थे, या तो उत्तर प्रदेश जो आज के समय का है ना, इसके होते थे, जिसको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे उस समय, अवध वगैरह मेरठ के होते थे, या फिर देखा जाए तो थोड़ा बहुत पंजाब के सैनिक हुआ करते थे, या देखा जाए तो फिर मराठा होते थे, मराठा कुछ पार्ट लिया करते थे उन सब चीजों में। इन सैनिकों को पूर्ण रूप से बेदखल कर दिया गया, और अब नए सैनिकों की भर्ती की गई। वो नए सैनिक वो थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने अपने मुंह के ऊपर उंगली रख के बैठे हुए थे। कौन थे बोलो, जैसे माना गया कि कुछ इलाके हैं सिंध के, सिंध के इलाके के लोगों ने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो सैनिकों को भर लो सिंध के। पंजाब के कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो पंजाब के कुछ लोगों को भर लो। हैदराबाद के लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो हैदराबाद के लोगों को भर लो। या दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनको भर लो। इन्होंने ऐसे सैनिकों की भर्ती कर दी जो सैनिक 1857 के विद्रोह के दौरान मौन धारण करके बैठे हुए थे, या जिन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। उन सारे सैनिकों को पील आयोग के थ्रू भर्ती कर दिया गया। इससे क्या होगा, अंग्रेज और मजबूत हो जाएंगे। भारतीयों के पक्ष में बोलने वाले जितने भी सैनिक थे उन सबको बेदखल कर दिया गया। नए सैनिकों की जो भर्ती की गई वो कहीं ना कहीं फेवर करने वाले थे अंग्रेजों को,
ठीक है। तो अंग्रेजी सेना की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती हुई ऐसे भारतीयों की जो नाम मात्र के सिर्फ भारतीय थे, ठीक है। एक्चुअल में थे कौन वो सार्जेंट ही थे सारे के सारे अंग्रेजों, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अपने तरीके के लोगों को भर्ती कर लिया, फील्ड कमीशन आ गया। उसके बाद इन्होंने लाया रॉयल कमीशन, फील्ड कमीशन के अलावा एक आया रॉयल आयोग। रॉयल आयोग में क्या बोला गया, रॉयल आयोग में बोला गया कि अब जो आर्मी की भर्ती की जाएगी या प्रशासनिक सेवाओं में अगर किसी को रखा जाएगा तो वो वर्ग के आधार पर रखा जाएगा। अब देखो समझो इस बात को, ये जो नीतियां भारत के अंदर कुछ करप्टेड नीतियां जो पहले के लोग कुछ लोगों ने अपनाई थी कि वर्णा सिस्टम, कुछ अधिकारी होंगे तो ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे, ऐसे लोगों को उच्च पदों पे बैठाया जाएगा। ये तो भारतीय कल्चर की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नीतियां हुआ करती थी। इस समय भारतीय लोग ऐसा कुछ माना करते थे, इन्होंने उस चीज को अडॉप्ट किया और इन्होंने अडॉप्ट करके उठा के बोला कि उच्च पदों के ऊपर हम ब्राह्मणों को बैठाएंगे, उच्च पदों के ऊपर हम क्षत्रिय लोगों को बैठाएंगे। इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी भारतीय लोगों में, बताओ क्या होगा? वर्ण भेद शुरू हो जाएगा। एक बड़ा वर्णा सिस्टम कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया इन्होंने भारतीय लोगों के अंदर। क्या क्रिएट कर दिया? रंग भेद की नीति के साथ साथ में एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया कि उच्च वर्ग के लोग ही उच्च पोस्ट पे बैठेंगे, बाकी निम्न वर्ग के लोग निम्न पोस्टों के लिए ही है या सेवा करने के लिए। इससे क्या हुआ? बांटो और राज करो की नीति की शुभारंभ। जो बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों की पॉपुलर मानी जाती है, डिवाइड एंड रूल कहां से शुरू हुई? यहीं से शुरू हुई। तो मैंने बोला अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि एलिजाबेथ हमारे लिए क्या कर रही है, सब अच्छा 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 कर रही है, लेकिन उनके मन के अंदर जो बातें थी वो बातें धीरे धीरे निकलना शुरू हुई। उन्होंने क्या करा? भारतीयों को बांट दिया, ठीक है। चाहे रंग के बेसिस पे कह लो, चाहे कास्ट के बेसिस पे कह लो, चाहे धर्म के बेसिस पे कह लो, ठीक है। भारतीय समाज को एक बात समझा दी गई कि भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस इन्हें किससे हुआ था 1857 में? हिंदू मुस्लिम एकता से हुआ था। वो अखंडता जो थी हिंदू मुस्लिम की, उसने इन्हें बर्बाद कर दिया था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा? हिंदू मुस्लिम एकता को दूर करना शुरू करा और उसके अंदर विभाजन क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है। तो देखो ये सारे कारण थे जिसके बाद में 1857 का विद्रोह कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग इम्पैक्ट देखने की कोशिश करें, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर पता करने चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या सेंटर थे विद्रोह के, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ आप इंपॉर्टेंट सेंटर्स में, जैसे मेरठ एक पार्ट था, दिल्ली था, अवध था, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और भी बहुत सारे पार्ट थे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी जगह पे विद्रोह हुआ था। वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विद्रोह के स्थान के साथ में विद्रोह के नेता भी दिखा देता है और विद्रोह को दबाने के लिए कौन ब्रिटिश अधिकारी थे उनके नाम भी आपको दे देता है, ठीक है। तो इनको भी जरा नोट कर लीजिए कि दिल्ली से विद्रोह का स्थान जो था, वहां से जो नेता थे वो थे बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है इनको। यहाँ पे एक नाम और लिखिएगा इसी के साथ में, बख्त खान या वक्त खान। ये वक्त खान बहादुर शाह जफर के जो थे सिपा सलार कह लो, कमांडर इन चीफ कह लो, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली से इस आंदोलन को चलाया। दिल्ली के बाद लखनऊ, बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब, झांसी और ग्वालियर, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली, खान बहादुर खान। ये अधिकारी भी लिख लेना साथ साथ में।
जो ब्रिटिश अधिकारी थे। कानपुर में भी तात्या टोपे का नाम लिख लीजिएगा, कानपुर में भी ये तात्या टोपे का नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि तात्या टोपे ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी कर रहे हैं बैटिंग भी कर रहे हैं, दोनों जगह से लड़ रहे थे, दोनों जगह से। हो गया? यहाँ तक तो हो गया होगा। नीचे वाला इलाहाबाद और बनारस और फिर लियाकत अली और बिहार से कुंवर से। पाइपलाइन से नीचे पद के होते होंगे कौन? ये अधिकारी, ये जनरल कमांडर होते थे, कमांडर होते थे, आर्मी का कोई चीफ होता था, उस तरीके के लोग थे, कर्नल हो गए, आर्मी चीफ हो गए, कमांडर हो गए, ये सब लोग। डन हो गया? लिख लो चलिए। बिहार से कुंवर सिंह, विलियम टेलर। ठीक है, अब देखिए बड़ी बड़ी बात ये है, इतना सारा जो मेहनत से पढ़ा हमने और सबका रिजल्ट ये है कि विद्रोह असफल हो। ठीक है, जितनी मेहनत करी हम लोग ने, लास्ट में हुआ क्या? विद्रोह असफल हो गया। जितने भी मेहनत से हमने पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा मेहनत से इस विद्रोह को आगाज़ किया गया था और उतनी ज़्यादा मेहनत से विद्रोह को चलाया गया था। पूरे देश में, संपूर्ण देश में विद्रोह अलग अलग जगह पे और अच्छी एनर्जीज के साथ में चल रहा था, लेकिन अंततः हुआ क्या? विद्रोह असफल हो गया। और विद्रोह असफल होने के ये सारे एग्जाम्पल आपने देख लिए कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं? विद्रोह को दबा दे रहे हैं। ठीक है, और ये दबा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि भारत के अंदर कोई भी पूरे आंदोलन का या पूरे विद्रोह का एक बड़ा नेता वर्ग नहीं। ठीक है, अगर हम देखें इस मूवमेंट को, ये लीडरलेस मूवमेंट है, मतलब नेता है ही नहीं इस मूवमेंट के अंदर। बहादुर शाह जफर को अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही तो है और दिल्ली की ही गद्दी को संभाल पाएंगे अगर संभाल पाया, और संभाल भी लिया था। जब 11 मई को पूरी सेना पहुंची थी दिल्ली के अंदर तो बहादुर शाह जफर ने उन सेनाओं के साथ में मिलकर अंग्रेजों को हरा के दिल्ली को छीन लिया था। लेकिन ज्यादा समय नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि घर का भेदी लंका ढाल। ठीक है, कुछ ही लोग वहां के और थे, लोकल लोग, जिन्होंने क्या करा, वहां पे बहादुर शाह जफर के अगेंस्ट में ही पूरी तरीके से वहां पर अंग्रेजों को साथ दे दिया, जिसकी वजह से दिल्ली की गद्दी वापस अंग्रेजों ने छीन। ठीक है, और ऐसे ही आंदोलन जगह जगह पे अलग अलग जगहों पे चल रहा है। झांसी में अगर देखें तो महारानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में देखें तो तात्या टोपे का नाम देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, या फिर अगर बिहार में देखो कुंवर सिंह लड़ रहे, लखनऊ में देखें तो इलाहाबाद में बेगम हजरत महल लड़ रही है। ये सब लड़ क्यों रहे हैं? वो अवध को बचाने के लिए लड़ रही है, वो झांसी को बचाने के लिए लड़ रही है, कोई दिल्ली को बचाने के लिए लड़ रहा है। क्या कोई भी ऐसा है जो भारत को बचाने के लिए लड़ रहा है? क्यों? कारण ये था क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं उत्पन्न हुई है अभी तक। राष्ट्रवाद वर्ड लोगों को पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि नेशनलिज्म भी कुछ होता है, उन्हें यही नहीं पता है कि भारत को भी तो बचाना है, उन्हें ये नहीं पता। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि हमें अपने अपने क्षेत्र को बचाना है। अगर उन्हें ये बात पता होती कि हमें मिलके भारत को बचाना है तो शायद ये मूवमेंट सफल हो जाता। तो सबसे बड़ा कारण इसकी विफलता का क्या था? ये मूवमेंट लीडरलेस मूवमेंट था और इस मूवमेंट के अंदर यहाँ के नेता जो थे पार्टिसिपेट पूर्ण रूप से एक देश को बांध के नहीं कर पाए। और गलती इनकी भी नहीं थी क्योंकि इनको इस समय पता ही नहीं था कि राष्ट्रवाद भी कोई कॉन्सेप्ट होता है।
इनको इतना पता था हमें अपने अपने क्षेत्रों को बचाना है, ठीक है। तो ये कारण ये हो गया। दूसरा कारण सीमित प्रभाव देखने को मिलता है। ये आंदोलन सीमित क्षेत्रों के अंदर ही चला। सीमित क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो अगर ये आंदोलन देखने को मिल रहा है तो हमने मेरठ देख लिया, लखनऊ देख लिया, ठीक है, या फिर हम लोग दिल्ली देख लेंगे, बिहार देख लेंगे, ऐसे कुछ क्षेत्रों के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में जाए, दक्षिण भारत का कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न में चले जाए, जिनको सेवन सिस्टर बोला जाता है ना, 7 बहनें हैं जो साइड वाले, तो उनके भी कोई राज्य आकर किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई नहीं देते। इधर चले जाए, अगर कश्मीर का पार्ट ले लो, पंजाब का पार्ट ले लो, ये भी किसी भी तरीके से आंदोलन में पार्टिसिपेट करते दिखाई नहीं दिए। तो आंदोलन सीमित क्षेत्रों में चला। अगर यह आंदोलन संपूर्ण देश में चला होता तो शायद सफल हो गया होता। जैसे आगे चल के गांधी के आंदोलन देखेंगे आप लोग, गांधी के आंदोलन कहाँ चले, संपूर्ण देश में चला करते थे, जिसकी वजह से वो आंदोलन सफल हो जाते थे, ठीक है। तो यह आंदोलन कुछ सीमित क्षेत्रों में चला था, इस वजह से ये विफल हो गया, ठीक है। और इसकी बात अगर थोड़ी सी और देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीयों के पास उतनी एडवांस मिलिट्री की स्किल भी नहीं थी। भारतीयों के पास में सेना जो थी वो तो मजबूत थी, लेकिन सेना के पास में वो क्षमताएं या फिर वो स्किल्स नहीं थी जो अंग्रेजों के पास में थी। अंग्रेजों के पास में एडवांस हथियार थे, है ना, वो मॉडर्न हथियारों के साथ में लड़ा करते थे, और भारतीय सेनाओं के साथ में वही पुराने हथियार थे, तो ये लोग उनके साथ में नहीं लड़ पाए, ठीक है। अगला एक कारण मैं आपको बता दूं, भारतीय ही भारतीयों को दबाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। भारतीयों को दबाने के लिए जिम्मेदार अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बताया, हैदराबाद के कुछ लोग थे जिन्होंने, या पंजाब के कुछ लोग थे जिन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट तो छोड़ो, उल्टा अंग्रेजों का साथ दे दिया उस आंदोलन के अंदर, ठीक है। और दूसरी तरीके से बात अगर की जाए तो भारतीय सेना के अंदर जो भारतीय सैनिक भर्ती थे, वो भारतीय सैनिक भी तो भारतीयों को ही दबा रहे, उन्हीं के ऊपर पूरी के पूरे अत्याचार ये लोग किससे करवा रहे हैं, भारतीय सैनिकों से तो करवा रहे हैं। तो इस आंदोलन को दबाने में भारतीय भी रिस्पॉन्सिबल उतने हैं जितने अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल थे। इन सारी वजहों से कह सकते हो ये आंदोलन विफल हो गया। और इसका परिणाम अगर देखा जाए तो कंपनी का शासन अंत हो गया, बताया मैंने, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत हो गया। और उसके बाद में ब्रिटिश राज का प्रत्येक शासन किसके हाथ में, महारानी के हाथों में डायरेक्ट शासन आ गया, और महारानी ने यहाँ से डायरेक्ट शासन को अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद में अगर देखा जाए धार्मिक सहिष्णुता, लोगों के अंदर धार्मिक सहिष्णुता जो थी थोड़ी बहुत बची बचाई 1857 के विद्रोह के बाद वो भी समाप्त हो गई, ठीक है। कैसे समाप्त हो गई, क्योंकि इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपना लिया था, इस वजह से ये भी पॉलिसी कहीं ना कहीं जो है वो विफल हो गई, ठीक है। प्रशासनिक परिवर्तन, हाँ मैंने बताया, भारतीय शासकों को जो है उनके अधिकारों को अब थोड़ी बहुत मान्यता दी जाने लगी, ये एक परिवर्तन भी देखने को मिला। सैन्य पुनर्गठन, पील आयोग की बात मैंने कर ली यहाँ पे, पील आयोग आपको बता दिया कि पील आयोग को यहाँ पे बनाया गया था। तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट ऐसे पड़े, इसके ऊपर इम्पैक्ट के फॉर्म में आप इसको देख लीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस या निष्कर्ष की अगर बात करें तो निष्कर्ष के तौर पर आप इस लाइन को बस रट लीजिए, और इस लाइन को 1857 के विद्रोह में जस का तस लिख के चले आइएगा जब भी 1857 के विद्रोह की बात होगी, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए और इसी लाइन को लिख के आ जाइएगा जब भी इसके निष्कर्ष की बात हो, ठीक है। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए, और भारतीय राष्ट्रवाद के बीज जो बोए गए, इसी भारतीय राष्ट्रवाद के बीज ने आगे चल के भारत में राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना कर दी, जिसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पर, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हो गई थी, ठीक है। तो ये आगे चल के हम लोग 1885 में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कई सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। अंग्रेजी माध्यम वाले पे लिख लो, घर जाके ट्रांसलेट कर लेना। निष्कर्ष इनको जरूर लिख लें, और सब लोग अपने अपने नोट्स शेयर करते रहो, इस बार चेक होंगे। हाँ,
ये वाला जो पार्ट है 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें और उसके राइटर्स, ये आपके लिए होमवर्क, इसको होमवर्क में करके लाना। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें और उन पुस्तकों के राइटर कौन कौन थे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क में लिख के रखिएगा। तो ठीक है, 1857 के विद्रोह को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया गया। निष्कर्ष हम लोग ने कर लिया है यहाँ पे, और निष्कर्ष के बाद में कुछ मैंने होमवर्क दिया है आपको, इस होमवर्क को जरूर कर लीजिएगा। एक मेंस का क्वेश्चन भी जल्दी से लिख लीजिए और वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके लाइएगा। कल का क्वेश्चन कितने लोगों ने लिख लिया, परसों वाला? बहुत बढ़िया। अभी सब लोग मिल लेना मुझसे, कॉपी चेक कराएं। कल से कोशिश करना सब A4 शीट पे लिख के लाना, ठीक है सब लोग, और वो A4 शीट सबमिट कर दिया करना, जिससे आगे मैं आपको अगले दिन उसको पूरा उसके ऊपर रिमार्क्स देके बता दिया करूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, 1857 का विद्रोह। $1857 का विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का संचयी प्रभाव था। विराम चिन्ह, कारणों की समीक्षा करें, विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, कारणों की समीक्षा करें, कारणों की समीक्षा करें। 1857 का विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का संचयी प्रभाव था। कारणों की समीक्षा करें, कारणों की समीक्षा करें और ब्रैकेट में लिख लीजिए 250 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में इसको। इंग्लिश मीडियम का कोई है? इंग्लिश में लिखो, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was a cumulative effect of character and policies of colonial rule in India. Examine its reasons. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी कल जो है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।